गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है जबकि गवाह और सबूत सभी मौजूद हों? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस का प्रमुख कार्य होता है वह अनुसंधान करना और संपत्ति जब्त करना, गवाहों के बयान लेना और पूरा चालान तैयार करके कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन पुलिस इससे हटके जब कार्य करे कि ना तो गवाह ले ना संपत्ति जब्त करे और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद सीधी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दे, तो इस कंडीशन में हमें क्या कानूनी रास्ते होंगे, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें एक भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और सुधीर रंजन मोहते विरुद्ध यूओआई 2017 एसीसी ऑनलाइन एमपी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। इसमें एक जो प्रकरण है, इसमें सर कुल 5 ड्राफ्टों पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट की जो हकीकी मतलब रियल जो रिपोर्ट है, जो मेरे पक्षकार को अभी दी गई है, कल परसों ही दी गई, कल ही दी गई है, नोटिस के जरिए दी गई है, उसी को मैंने ड्राफ्ट में शामिल किया है। नाम पते सब हटा दिए हैं, खाली एक ड्राफ्ट, ताकि आप ये समझ सकें कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट किस प्रकार से किसी व्यक्ति को देती है। इसमें भी सर 2 कंडीशंस बनती है। मैं आपको बता दूं कि यदि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और दर्ज करने के बाद या तो चार्जशीट पेश कर दी उनके द्वारा, चालान जिसको कहते हैं कोर्ट में, और अगर चालान पेश नहीं करते हैं, खात्मा खारिजा रिपोर्ट जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं वो पेश करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा पेश की जाती है। उसके बाद कोर्ट में जज साहब के द्वारा जो फरियादी है, शिकायत करता, उसको नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके बयान लिए जाते हैं। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब आरोपी अज्ञात है, कोई गवाह सबूत नहीं मिले, और मतलब काफी जांच पड़ताल के बाद भी उसमें कोई आगे कार्यवाही नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में वो फरियादी भी कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दे देता है और उसको भी कोई आपत्ति नहीं होती है। वो भी कोर्ट में जज साहब को बता देता है कि हाँ श्रीमान रिपोर्ट की थी और मुलजिम का भी पता नहीं लगा, और इस प्रकार से वो भी सहमति बता देता है, तो नो प्रॉब्लम सर। लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है जब वास्तव में अपराध हुआ है, वास्तव में घटना हुई है और पुलिस के द्वारा ना तो जब्ती की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई और सीधे क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई। ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत से कानूनी आधार उपलब्ध हैं और 100% संभव है कि ऐसी क्लोजिंग रिपोर्ट को निरस्त करवाया कोर्ट में जा सकता है। वो किस प्रकार से करवाया जा सकता है, उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि धारा 193, जो पुलिस ऑफिसर जो अनवेंशन जब पूर्ण कर लेते हैं तब वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में रिपोर्ट 2 तरीके से पेश होती है सर। नंबर 1 तो है चार्जशीट, मतलब पूरा चालान, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, नक्शा मौका, जब्ती पत्रक, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, या जो भी उसमें रहता है चालान में पूरी सूची अनुसार वो पेश होता है। या फिर खात्मा खारिजा रिपोर्ट। अब खात्मा खारिजा रिपोर्ट भी एक जनरल प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ये विशिष्ट तब बन जाती है जब इसमें किसी का हक मारा जाता है, किसी को इसमें नुकसान होता है और उस क्लोजर रिपोर्ट से अभियुक्त गण को फायदा होता है। तब ऐसी स्थिति में वो पीड़ित पक्ष परेशान हो जाता है। एक आपको मैं प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहा हूं सर, मेरे ही प्रकरण का, जो मेरे पास जस्ट आया था, कि वो जो पक्षकार थे वो 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में उनके द्वारा रिपोर्ट थाने में दी गई थी। अभियुक्त घटना का थोड़ा सा विवरण बता दूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है और मैं प्रैक्टिकली ही आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूं जो कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान जो सामने आती है। इसका मकसद यही है कि हर एक आम व्यक्ति भी ये जान सके, ये समझ सके, यदि उसके सामने भी ये परेशानी आ जाती है तो हक्का बक्का और सदमे में आकर नहीं बैठे, क्योंकि एक बार व्यक्ति को ऐसा शॉट भी लग जाता है, सदमे में भी आ जाता है, वो ये सोचता है कि पुलिस ने नहीं सुना और मेरी खात्मा खारिजा रिपोर्ट लगाकर पेश कर दी, मेरे एफआईआर पर मेरे 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, तो मेरे तो सारे पैसे डूब गए। नो सर, न्याय अभी भी जीवित है और न्यायपालिका बिल्कुल हर चीज पे बारीकी से नजर रखती है। अब मैं आपको घटना से परिचित करा दूं, उसके बाद फिर मैं आगे की आपको जानकारी दूंगा उन आवेदनों की ड्राफ्ट पर भी, कि किस प्रकार से हम उस क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं कोर्ट में धारा 193 के तहत। और उसको प्रोटेस्ट पिटीशन भी कहते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन जिसको विरोध पत्र या आपत्ति पत्र, उसकी पूरी ड्राफ्ट, और संपत्ति जब्त कराने का भी आवेदन का निवेदन, ये सब हम चर्चा करेंगे। वो नोटिस जो थाने से मेरे पक्षकार को दिया गया था उसकी हकीकी ड्राफ्ट, रियल ड्राफ्ट मैंने तैयार करके रखी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
तो आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको बता दूं, घटना का थोड़ा सा विवरण था कि आप स्थिति समझ सकें और मामले की गंभीरता को समझ सकें और उस दुखी पक्षकार के दुख को भी आप समझ सकें। और यदि आपके साथ इस प्रकार का कोई मामला होता है या आपके पड़ोस में या कहीं भी, तो आप उसको भी अवेयर करें, उसको भी जागरूक करें कि वो परेशान ना हो। अब मैं आपको आगे की जानकारी देने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, हर व्यक्ति के लिए सीखने के लिए घटना है। मामला इस प्रकार से कि एक सज्जन के पास 3 लोग आए, जिसमें से एक व्यक्ति को वो सज्जन जो पीड़ित हैं, जो फरियादी हैं, काफी सालों से जानते थे। 2 को वो नहीं जानते थे। ये तीनों लोग एक कंपनी के प्रभारी और एजेंट बनकर उनसे मिले और उनको आश्वस्त कराया, उनको विश्वास दिलाया कि आप हमें पैसे दें और यदि आप पैसे देते हैं तो हम इसको इस कंपनी में हम लगाएंगे और वहां से आपको इतने गुना ज्यादा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। अब सज्जन जो थे वो एक व्यक्ति को तो बचपन से जानते थे, बाकी 2 को नहीं जानते थे। तो व्यक्ति का सर ट्रस्ट रहता है, एक दूसरे पे भरोसा भी रहता है। तो उन सज्जन के द्वारा ये कहा गया कि भाई देखो, पैसा नहीं डूबना चाहिए, मेरा मूल राशि मुझे मिल जाए, भले ही मुनाफा कम हो। मैं आपकी बात पे भरोसा भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग या धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तब उन लोगों के द्वारा ये विश्वास दिलाया गया कि हमारी चल और अचल संपत्ति यहीं पर स्थित है, हम यहीं के स्थायी निवासी हैं, आप हमें सालों से जानते हैं। ये आपका अगर पैसा डूबता है तो आप हमसे पूरा पैसा वापस आप ले लेना। ये उनकी मौखिक बातचीत उनके मध्य हुई। साथ ही उन्होंने यकीन और विश्वास दिलाया। अब चूंकि उनकी मंशा फ्रॉड करने की थी ही, उनके मन में बेईमानी यहीं से मौजूद थी, लेकिन वो सज्जन एक भरोसे के आधार पर, जिसको कहते हैं कि धोखा कब दे पाता है आदमी, जब व्यक्ति भरोसा करता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि भरोसा सर आप किसी पर भी ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, उन सज्जन ने उस सालों पुराने भरोसे के आधार पर उनकी बात पर विश्वास करते हुए 27 लाख रुपए देने का उनको विचार बनाया और उनसे कहा कि ये पैसा मैं कहां पर जमा कराऊंगा या आप कैसे जमा कराएंगे। तो उन तीनों सज्जन ने तकरीबन 8 बार उनके घर मिलने आए थे सर, वो 60 किलोमीटर दूर से। और हर बार उन्हीं का यही कोशिश थी कि 50 लाख रुपए उन सज्जन से ले लें। लेकिन उन सज्जन ने 27 लाख रुपए, 28 लाख रुपए लगाने का उसमें उनकी इच्छा पैदा हुई कि ये मेरे परिचित भी हैं और मुझे इन पर भरोसा भी है, कोई धोखा भी नहीं होगा। तो उन्होंने तीनों ने उन सज्जन को एक खाता नंबर लिख कर दिया कि आप इस खाते में आप रुपए जमा करा दें, 50 लाख। सज्जन ने कहा, जो फरियादी थे, कि भाई मैं इतने ज्यादा तो नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ मैं 28 लाख रुपए तक निवेश करा दूंगा। और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 14 महीने के अंदर ही आपको इतना रिटर्न प्राप्त हो जाएगा और आपकी मूल राशि भी आपको वापस लौट आएगी। जो फरियादी थे उनके द्वारा ये सोचा गया कि 14 महीने मात्र की बात है और लोगों को मैं जानता भी हूँ, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। और भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, वो उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था, उस अकाउंट में बैंक में आरटीजीएस फॉर्म भरकर, जिसमें चेक भी लगता है, उसके जरिए खाते में, उनके दिए खाते में पैसे जमा करा दिए। एक बात और बता दूं, खाता वो उनके घर देकर गए। उसके बाद फिर वो वहां से जब 60 किलोमीटर दूर उनके शहर में पहुंचे, वो तीनों मुलजिम, तो वहां से भी उनके द्वारा व्हाट्सएप पर उस खाते नंबर को लिखकर भेजा गया और उसमें मैसेज दिया गया कि आप पैसे जमा कराने से पहले ये इस नंबर से खाता और आप मिलान कर लें, जो हमने आपको लिख कर दिया था। उसके बाद इससे भी बड़ी बात, उन्होंने उस खाते के चेक की फोटो खींचकर उन फरियादी सज्जन के मोबाइल पर भेजी, ताकि उन सज्जन को पूर्ण विश्वास हो सके कि हाँ, इनके पास चेक बुक है, तो खाता भी इन्हीं का है और इन्हीं की पासबुक है और यही लोग जो है कि निवेश कर रहे हैं, लगा रहे हैं। उस चेक का पूरा फोटो खींचकर भेजा। आप जानते हैं चेक में पूरा आईएफएससी कोड, खाता नंबर, ब्रांच नंबर सब लिखा होता है। उसका ओरिजिनल चेक व्हाट्सएप पर भेजा और मैसेज में लिखा कि आप जब ये पैसे जमा कराएं 27 लाख रुपए, तो आप इसमें जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है चेक से आप मिलान कर लें। हमने जो आपको आपके घर पर लिख कर दिया था खाता नंबर, ये वही है, और व्हाट्सएप पर भी जो लिख कर दिया था वो भी यही खाता नंबर है। तीनों से आप मिलान कर लें, आश्वस्त हो लें, उसके बाद से आप पैसा जमा कराएं। सज्जन ने तीनों से मिलान किया फरियादी के द्वारा और 27 लाख रुपए की आरटीजीएस के जरिए उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में पैसा जमा करा दिया गया और 1 लाख रुपया गूगल पेमेंट के जरिए उस अभियुक्त के खाते में डायरेक्ट जमा कराया गया। अब यहाँ स्थिति ये निकल कर आई कि जो उनको जो आश्वासन दिया गया था 10% मंथली रिटर्न का, वो पैसे लेने के जस्ट बाद से
उनके द्वारा पहले ही महीने से वो नहीं दिया गया, क्योंकि 28 लाख के 2,80,000 रुपए होते हैं एक महीने के, वो उनको नहीं दिया गया। सिर्फ समय निकालने के लिए, उनको उलझाने के लिए, ताकि ये उलझे रहें। 50,000, 1 लाख या समथिंग 1.5 लाख के करीब उनको राशि दी गई 2 एक महीने में, 3 महीने में। जब उन सज्जन ने कहा कि भाई आपने मुझसे जो वादा किया था 10% का, 2,80,000 रुपए आप मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मेरी मूल राशि आप वापस दे दो। तो इन तीनों धोखेबाज और फ्रॉडिये किस्म के जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा कहा गया कि अभी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, ना तो आपका रुपया निकलेगा और ना भी आपको किस्त प्राप्त होगी, जो मुनाफा जो आपको प्राप्त होता है, और ना ही आपको मूल रकम मिल पाएगी। ये कहते कहते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उनके द्वारा निकाले गए। सज्जन चूंकि भरोसे में थे, सालों पुराना परिचय भी था, तो वो शांत बैठे रहे। फिर जब उनके धैर्य का बांध टूट गया, तब उन सज्जन के द्वारा उस व्यक्ति से, जिसको वो बचपन से जानते थे, ये कहा गया कि देखो, मैंने तुम पर भरोसा करके ये 28 लाख रुपए की राशि दी है, तो मेहरबानी करके मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। जब उनके द्वारा उन फरियादी पक्ष की बात को अनसुना और अनदेखा किया गया, तीनों मुलजिमों ने अनदेखा किया। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि 3 मुलजिम के साथ ही एक मुलजिम और भी थे, 4 मुलजिम थे इसमें। वो एक मुलजिम दूसरे शहर में रहने वाले थे, 3 मुलजिम एक शहर के रहने वाले थे। तो उन सज्जन को उन सबके द्वारा धमकाया भी गया कि यदि आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी या कोई बात अगर आपने की, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, 28 लाख रुपया, हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। अब वो फरियादी जो सज्जन थे, वो घबरा गए, परेशान हो गए। काफी कुछ उन्होंने सोचा और विचारा, और सोच विचार करने के बाद जब वो फरियादी पक्ष एक दूसरे शहर में आए थे, फिर उसी प्रकार की मीटिंग करने, अन्य लोगों को ठगने के लिए, चीटिंग करने के लिए, तब ये फरियादी पक्ष वहां भी गए और उनसे वहां भी कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो आप। तो वहां भी उनके साथ बदतमीजी की गई, बुरा व्यवहार किया गया, धमकी दी गई जान से मारने की, थाने पे रिपोर्ट करने पे भी जान से मारने की धमकी दी गई, और दूसरे झूठे केसों में फंसाने की भी धमकी दी गई कि हम तुम्हें दूसरे झूठे केसों में फंसा देंगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। फिर उन सज्जन के द्वारा सब कुछ सोचने समझने के बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले वो जो फरियादी पक्ष है, उन्होंने उनके बचपन का जो साथी, वो परिचित था, उससे संपर्क किया और उससे कहा कि मैं, देखो, तुम मेरे मेरे जो कि गवाह बनो इस सारी घटना के, कि तुम्हारे साथ ये लोग आए थे, और जो है कि मेरा पैसा कहाँ है उसको निकलवाने में मेरी मदद करो। लेकिन चूंकि मन में तो उसके भी बेईमानी थी, और तीनों ही जो है कि चीटिंग और फ्रॉड का इंटेंशन रखते हुए आए थे, तो उसने उन बचपन के जो साथ होने का जो है, उस पैसे के लालच में उस साथ को भी ठुकरा दिया, और ऐसा विश्वासघात किया कि वो मुलजिमों के साथ मिल गया और उन सज्जन के साथ भी नहीं आया। और उन सज्जन को जब पूर्ण विश्वास हो गया कि तीनों ही धोखाधड़ी करके और इस प्रकार की जालसाजी रचकर उनके पास आए थे। अच्छा, एक बात और बता दूं सर इसमें, कि उन सज्जन के द्वारा उनकी पुश्तैनी खेती की जमीन को बेचा गया था, उसका पैसा उनके पास रखा हुआ था, जो उन्होंने उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और मकान बनाने के लिए रखा था। हर व्यक्ति अपने जीवन में करने के लिए रखता है। उस महत्वपूर्ण पैसे को, उसकी खबर उनको हो गई थी कि इनके खेती की जमीन बिकी है, तो वो षड्यंत्र रचकर आए कि इनसे कैसे भी हम पैसे निकला लें। और लेके भी किसको आए, तो उनका सबसे पहला उसको लेके आए कि तू आगे चल, तू इसको, तेरे को बचपन से भी जानते हैं और इनका परिचित भी है, तो इस वजह से ये धोखे में आ भी जाएंगे। हम 2 लोगों को तो ये जानते भी नहीं है, 3 लोगों को, एक जो दूसरे बड़े शहर के थे। तो हम, तू आगे चल और तू जो है कि हमारा प्रतिनिधि बन, और फिर हम पैसा हम आपस बांट लेंगे, ऐसा वो प्लान रच कर आए। तब वो सज्जन ने साथ देने से मना कर दिया, तब पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई फरियादी के द्वारा। तो पुलिस ने रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की। तब उन उन फरियादी पक्ष के द्वारा जो है कि पीएम ऑनलाइन पोर्टल, सीएम ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी, एसडीओपी, एसडीएम, कलेक्टर और साइबर क्राइम ब्रांच, ये सभी जगह रिपोर्टें दर्ज की गई। साइबर क्राइम दिल्ली में भी दर्ज की गई, वहां से भी उनको एक एफआईआर नंबर दिया गया। इतनी कुछ रिपोर्ट करने के बाद, बहुत कुछ परेशान होने के बाद, जब इन सबकी जांच रिपोर्ट उस संबंधित थाने पर आई, तब कहीं जाकर अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा 420, 506 और 34 के तहत सिर्फ 3 मुलजिमों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। फरियादी पक्ष के द्वारा कहा गया है कि इसमें सर 4 लोग शामिल हैं, एक मुख्य जो है कि बड़े शहर का भी है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो जांच पहला की गई थी, उस समय उनसे संपर्क हो चुका था पुलिस का। तो पुलिस ने उनके एक के ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं की। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे अच्छा समझने का प्रैक्टिकली उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको।
और इससे अच्छा एक प्रोसीजर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब पुलिस के द्वारा जांच चालू की गई तो पुलिस के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से जांच चालू की गई। जैसे ही रिपोर्ट लिखाई गई, थाना प्रभारी महोदय के द्वारा पेपर में सूचना दे दी गई कि 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वैसे ही ये सभी मुलजिम जो 3 लोग थे पास के शहर के, ये घरों में ताले लगाकर भाग गए और पुलिस के द्वारा जांच चालू की गई। और उसके बाद फिर अचानक मुश्किल से 15-20 दिन महीने भर बाद वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल चुका था, कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल या जो भी है फाइनेंशियल एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका कुछ हो चुका था, ज्ञान गुंतारा या जो भी उनके अंदर विश्वास आया था पॉलिटिकल रूप पे, तो वापस आ गए। फरियादी के द्वारा बताया गया कि सर ये वहीं पर रह रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार करें पुलिस, लेकिन पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस के द्वारा जांच करते हुए जो इन चारों मुलजिमों ने जो खाता नंबर फरियादी को दिया था, उस खाते नंबर की जांच करते करते पुलिस पहुंची दूसरी स्टेट में। वो खाता नंबर दूसरी स्टेट का था सर, जिसका चेक इन मुलजिमों ने फरियादी को व्हाट्सएप पर भी दिया था। और पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां पर भी वो खाता, वो व्यक्ति जिसके नाम से था, उस खाते को क्लोज उसके द्वारा कर दिया गया। तो पुलिस के द्वारा बैंक से उसकी डिटेल ली गई आधार कार्ड की, तो वो उसी बड़े शहर का दूसरे स्टेट का रहने वाला पाया गया। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए वहां तक भी गई, तो वो घर पे ताला लगाकर भाग गया। तो पुलिस वहां लोकल लोगों को जानकारी देकर आई कि जो है कि ये जब भी आए तो हमको आप खबर करना। यहाँ तक तो कुछ कुछ लगभग ठीक चल रहा था, लेकिन मामला इससे आगे फिर जब जो निकला तो पुलिस के द्वारा जब जांच में बैंक से रिकॉर्ड निकाले गए तो ये पाया गया कि ये जो मुलजिम थे, इन्होंने वो 27 लाख रुपए को तुरंत 5 मिनट के अंदर ही उस खाते से ट्रांसफर करके एक अन्य खाते में, एक ट्रेवल्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया। बस यहीं से सर सारा मामला पलट गया और एक नया मामला सर सामने आने लगा। अब पुलिस के द्वारा जांच को यहीं रोक दिया गया। फरियादी पक्ष के द्वारा निवेदन किया गया कि सर आप यहां तक पहुंच गए तो वहां भी आप जाकर जानकारी लें कि उस खाते में से क्या इन मुलजिमों ने पैसा निकाल कर बोरे में भरकर अपने घर के अंदर पलंग पेटी में छुपा कर रखा है क्या 28 लाख रुपया, या उस खाते से ट्रांसफर करके ये मुलजिम किसी अन्य खाते में ले गए हैं। सर आप प्लीज इसकी आप जांच करें और मेरा पैसा मुझे जब्त करके आप दिलाएं एफआईआर। लेकिन पुलिस ने इसके आगे जांच रोक दी। फरियादी पीड़ित पक्ष इंतजार में बैठा रहा काफी समय तक। उसके द्वारा थाने के कई चक्कर लगाए गए, एसडीओपी साहब से भी मिला गया, एसपी साहब से भी वो मिला और काफी निवेदन किए कि सर मेरा 28 लाख रुपए हैं और मेरी खेती की जमीन का पैसा है और बड़ा मेहनत का मेरा पैसा है, और ये जिस प्रकार से धोखाधड़ी करके इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और मुझे धमकाया भी है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, गिरफ्तारी भी करें, इनसे मेरा पैसा भी आप जब्त करें। और ये जो बैंक खाते जो इन्होंने दिए थे मुझे उस खाते को भी जब्त करें सर। आप जैसे हर चालान में आप करते हैं, जैसे सभी छोटे बड़े कामों में करते हैं, वैसे ही इसका भी सर कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगी। तब वो फरियादी पक्ष वकील साहब से मिले। तब वकील साहब के द्वारा उसमें एक जो है कि कार्रवाई जो की गई उसके बारे में भी सर मैं आपको बता दूं। 175(3) BNSS 2023, जिसको हम नागरिक सुरक्षा संहिता भी कहते हैं, उसके तहत प्राइवेट रूप से एक आवेदन पत्र या पिटीशन जेएमएफसी में दाखिल की गई और निवेदन किया गया कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और एक के खिलाफ दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ जब पिटीशन दाखिल की गई थी 175(3), ये 156(3) का ही दूसरा रूप है सर। जो 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दी गई थी कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे तब आप इसके तहत कोर्ट में जज साहब को आवेदन दे सकते हैं और वो आदेशित करवाने के लिए निवेदन कर सकते हैं कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, एफआईआर दर्ज करे। इस प्रकार से पूरी रिपोर्ट उसमें मंगाई जा सकती है। तो ये आवेदन पेश किया गया 175(3) दंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। और इस आवेदन को पेश करते समय ये चीज निकलकर सामने आ चुकी थी कि ये मुलजिमान जिस खाते में इन्होंने 27 लाख रुपए जमा कराया था, 1 लाख तो सर डायरेक्ट गूगल पेमेंट से उनके निजी खाते में हुआ था, तो वो तो रिकॉर्ड में था और ये भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में था। लेकिन ये इतनी बड़ी रकम ये तुरंत निकालकर जिस खाते में ले गए थे, उस खाते का नाम पता पुलिस के जरिए फरियादी को मिल गया था।
तो फरियादी के द्वारा ये जो पिटीशन वकील साहब के द्वारा जो दाखिल की गई, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सर, क्योंकि सीखने सिखाने का हमारा मुद्दा है। तो इसमें जो मुलजिम में जो नाम बनाए गए, तो एक के बजाय एक को और उसमें सर बढ़ाया गया। अब वो जो बढ़ाया गया, अब मैं आपको वही थोड़ा सा बता रहा हूँ, मेरे हाथ में फाइल भी है और रिपोर्ट भी है। आप फॉर्म सर 175(3) जो BNSS 2023 की धारा, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये आवेदन पेश किया गया और उस आवेदन में क्योंकि ये पता लग गया था कि ये ट्रांसफर करके उस खाते में ले गए दूसरी स्टेट के, तो इसमें ये प्रार्थना की गई जज साहब से कि एक तो वो 3 मुलजिम के अलावा जो मुख्य आरोपी एक और है, उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाए। और चौथा, ये तीनों मुलजिम, चारों मुलजिम मिलकर जिस खाते में ट्रांसफर करके पैसा ले गए, जो ट्रेवल्स का खाता है, वो भी इनके साथ बराबर दोषी है और मिला हुआ है। उस ट्रेवल्स का जो मालिक है या जो संचालन करता है, उसको भी इसमें मुलजिम के रूप में शामिल किया जाए FIR में। ये इस प्रकार से अब इसमें टोटल हो गए सर 5 मुलजिम। तो 2 की उसमें प्रार्थना की गई और निवेदन किया गया कि आदेशित किया जाए कि इन 2 के खिलाफ भी कार्रवाई करे। और अच्छा, पुलिस ने कम धाराओं में अपराध दर्ज किया था। IT एक्ट की धारा, कूट रचना, कूटकरण, इसके संबंध में कोई धाराएं नहीं लगाई थी, जबकि वो इसमें धाराएं भी लगती हैं। तो ये सभी निवेदन इसके तहत किया गया। अब ये मामला पेंडिंग था ही, पुलिस को जज साहब के द्वारा इस जो याचिका की कॉपी दी गई 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की पूरे दस्तावेजों की सूची दी गई, जो फरियादी पक्ष की ओर से कोर्ट में जज साहब के समक्ष 175(3) सॉरी सर 175(3), हाँ यस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन दस्तावेज, सभी पूरी सूची दी गई। और हाँ, एक चीज और सर आपको बता दूं इसमें, आपको सीखने और समझने के लिए, क्योंकि आपके ऐसे मामले कई लोगों के साथ हो सकते हैं सर, ये एक के लिए ही नहीं, कई लोगों के लिए उपयोगी है कि इन मुलजिमों ने उसी प्रकार की चीटिंग कंपनी के नाम से जिस शहर में फरियादी रहते हैं, उसके पास के शहर के रहने वाले 4 लोगों के साथ की थी। 2 महिलाएं, 2 जेंट्स, तकरीबन 8,36,000 रुपए की चीटिंग की थी। उसमें इन मुलजिमों में से एक मुलजिम पर FIR दर्ज हुई थी। सबसे समझने और गौर और समझने वाली बात है, बाकी के पता नहीं कैसे बच निकले, उनकी क्या ज्ञान गुणता रहे, गणित या सेटिंग थे, ये जो भी था, लेकिन एक पे FIR दर्ज हो गई थी और इन चारों में से एक व्यक्ति चपेट में FIR में आ गया था। तो ये जो फरियादी पक्ष हैं, जब ये रिपोर्ट करने के लिए भटक रहे थे और जब इनकी FIR नहीं लिखी जा रही थी, उससे तकरीबन 10 दिन पहले वो जो पास के गांव के जो सज्जन थे, उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी और उस एक मुलजिम को पकड़ कर ले आए थे। कोर्ट में पेश किया था, जज साहब ने उसकी जमानत नहीं ली और उसको जेल भेज दिया। तकरीबन वो 10 दिन जेल में रहा। उसके परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए और वो जो गांव के जो व्यक्ति थे जिनके साथ 8,36,000 की चीटिंग की गई थी, उनसे मिले, उनसे संपर्क किया, मुलजिम के परिवार के लोग, मुलजिम के दोस्त और मुलजिम की ओर से भी, और उनसे राजीनामा किया गया सर कोर्ट के बाहर। बड़ी ध्यान से सोचने और समझने की बात है सर, ये आपको जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी सर। ये वो चीजें हैं जो किताबों में आपको कभी नहीं मिलेंगी। एक आम व्यक्ति के लिए भी, सीखने के लिए भी, चाहे आप एडवोकेट हैं या एक आम व्यक्ति हैं, विधि के विद्यार्थी हैं या आप एक पीड़ित हैं, तो सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जब इन्होंने बाहर राजीनामे की पेशकश की, तो वो फरियादी जो पक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरे पैसे आप दो, तब मैं आपसे राजीनामा करूं। तो इन्होंने हाथ पांव जोड़े और उनको पूरी राशि बाहर दी कोर्ट के, और एक एफिडेविट लिखवाया कि इनकी हमारा राजीनामा हो गया और जमानत में इनकी आपत्ति नहीं है। ये एफिडेविट कोर्ट में, ADJ कोर्ट में पेश किया गया और पेश जब किया गया, उसके बाद फिर जज साहब ने उस व्यक्ति की जमानत को लिया। यहाँ बड़ी गौर करने वाली बात है, जब ये एफिडेविट कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब वो फरियादी जिसके 28 लाख रुपए इन सभी मिलकर लोगों ने धोखाधड़ी की थी, ये 2 रिकॉर्ड पे आ चुके हैं सर इनके अपराध। एक तो वो फरियादी भटक ही रहा है, उससे पहले ये FIR दर्ज हो चुकी है और उसमें उन्होंने पैसे भी दिए और राजीनामा भी किया, तब कहीं जाके 10 दिन बाद उस एक व्यक्ति की जमानत उसमें हुई। जब ये सभी लोग इकट्ठे हुए और शपथ पत्र कोर्ट में लगाया, तब वो 28 लाख जिनके साथ इन्होंने चीटिंग की थी, उन फरियादी को इस बात की जानकारी हो चुकी थी। तब उनके द्वारा इनके तमाम रिश्तेदार, परिचित लोगों से कहा गया कि जिसकी आप जमानत करा रहे हो, ये मेरे बचपन का भी दोस्त है और मैं इसको जानता भी हूँ और मैंने भी FIR थाने पे रिपोर्ट दे रखी है। आप जैसे इनके पैसे दे रहे हैं, मेरे भी पैसे आप इससे दिला दें। जैसी धोखाधड़ी इनके द्वारा, इसके द्वारा और इसके अन्य साथियों के द्वारा
8,36,000 रुपए की उस व्यक्ति के साथ की गई है जिस केस में बंद है, ऐसी मेरे साथ भी की गई है। तो आप मेहरबानी करके मेरे भी पैसे आप दिला दें, मेरी भी रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। तब ऊपर वाले की एक असीम कृपा हुई, और जब एक मुलजिम वो एक उसमें बन गए तो दूसरी उसमें उन फरियादी पक्ष की रिपोर्ट पुलिस को फिर लिखना पड़ी कि ये मुलजिम वास्तव में एक इसमें अपराधी है, तो ये इनके साथ भी अपराध किया है। तब कहीं जाके 28 लाख रुपए की एफआईआर सर दर्ज हुई। हजारों शिकायतें की और तमाम जूते घिसे, तब कहीं जाके पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। तो एक रिपोर्ट पहले की हो गई, दूसरी रिपोर्ट ये हो गई 28 लाख रुपए की। अब रिपोर्ट तो दर्ज हो गई सर। अब दर्ज होने के बाद फिर जो मामला चालू हुआ, तो पुलिस के द्वारा जो मैं आपको जो बता रहा था कि वो जो अन्य स्टेट में जो खाता था वहां तक पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई को रोक दिया। अब ये जो 8,36,000 रुपए की जो धोखाधड़ी हुई थी, और जो पुलिस में जो कार्रवाई कोर्ट में जो कार्रवाई विचाराधीन थी, उसकी जो जमानत हुई मुलजिम की, आदेश पत्रिका, एफआईआर की कॉपी, इन सब की सर्टिफाइड कॉपी लेकर 28 लाख रुपए की जिनके साथ धोखाधड़ी हुई थी उन सज्जन के द्वारा थाने में पेश की गई एफआईआर लिखने के बाद कि सर ये मेरे अलावा इनके साथ भी की गई है, ये कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपियां मैं निकला के लाया हूं ताकि मेरा केस मजबूत हो सके, आप इसको इसमें शामिल कर लें। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने सूची अनुसार दस्तावेज उस पेड में रख लिए। अब यहाँ पर एक तीसरा केस और निकल कर आया कि इन इन सभी लोगों के द्वारा, चारों लोगों के द्वारा मिलकर 2,37,500 की ऐसी धोखाधड़ी एक के द्वारा और की गई। उनके द्वारा भी थाने में जाकर लिखित में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों, पता नहीं सर, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसका रीजन तो अब आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी है, मैं आपको कोई डिटेल में क्या बताऊं। उन्होंने रिपोर्ट की थाने पर। रिपोर्ट करने के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय से भी, वहां से भी सूचना आई, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। तो अब फिर वापस थाना प्रभारी से मिले जाकर, तब उन्होंने कहा इनके बयान नोट कर लो। तब 2,37,500 की चीटिंग का जो है बयान, वो और उनके दो गवाहों के बयान पुलिस थाने में दर्ज करवाए गए। अब उसको भी दर्ज करवाए हुए तकरीबन 1 साल का समय बीत चुका है सर। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ जीवन की। जो एक व्यक्ति, एक तो रुपये से नुकसान अलग हुआ, और इधर वो हैरान परेशान अलग है। मतलब उसका दुख और परेशानी कितनी है आप समझ सकते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है सर। इस बात को एक वकील समझ सकता है उसका, जो उसके साथ खड़ा हुआ है। अब जब मामला ये हुआ कि उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई 2,37,500 की, तो इसमें भी सर तकरीबन 1 साल का समय बीत गया और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद 28 लाख की, उसमें भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस इंतजार में बैठी, हाथ पे हाथ रखकर बैठी, लगातार वो फरियादी पक्ष थाने पे निवेदन कर रहा था। इधर कोर्ट में भी जज साहब के समक्ष 173, जो मैंने आपको बताया था, 175(3) BNS 2023 की याचिका भी दायर कर दी थी कोर्ट में जज साहब के द्वारा। इसमें नोटिस भी थाना प्रभारी को जारी कर दिए गए थे, और तारीख हर महीने की लग रही थी। और हर महीने जज साहब से वो फरियादी और उनके वकील साहब निवेदन करते कि सर इसमें पुलिस रिपोर्ट आप मंगवाएं, और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करें, दो और मुलजिम को बनाया जाए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 12 महीने सर निकल गए, लेकिन पुलिस के द्वारा ना तो रिपोर्ट पेश की गई, और अचानक निकलकर पुलिस का एक नया रूप सामने आया। और 2 दिन पहले ही उस फरियादी को एक नोटिस दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा कि आपका प्रकरण संज्ञेय प्रकृति का नहीं पाया जाने से खात्मा खारिजा करके आपकी एफआईआर निरस्त कर दी जाती है। अरे सर, उस फरियादी के तो, जो है कि आप समझ सकते हैं कि उसका तो मतलब इसका सीधा सा फायदा मुलजिमों को मिल रहा है, और उसके 28 लाख रुपए तो डूब ही रहा है। उसकी एक आस और उम्मीद तो यही थी कि कम से कम रिपोर्ट अगर दर्ज हो जाएगी, पुलिस अनुसंधान करेगी और जांच करके उनको पकड़ के लाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, जेल में जाएंगे, तो जैसे उस पहले वाले 8,36,000 रुपए के रुपए वापस करें, ऐसे ये मेरे भी रुपए वापस करेंगे। लेकिन पुलिस ने उस सब पे पानी फेर दिया और खात्मा खारिजा रिपोर्ट की सूचना पर्सनल उसको दे दी। अब जैसी उसको पर्सनल सूचना मिली सर, वो पक्षकार वकील साहब से मिला। पक्षकार जब वकील साहब से मिला और वकील साहब को जब उसने सारी बात बताई, तो वकील साहब भी बड़े हैरान और परेशान कि अदालत में पहले से ही 175(3) BNSS 2023 की पिटीशन मौजूद है, और अदालत ने, जज साहब ने इनको आदेश भी कर रखा है थाना प्रभारी को, महोदय को। लेकिन उसके द्वारा भी ना तो इनके द्वारा जांच की जा रही है, और इतने बहुत कुछ गवाह सबूत मौजूद है रिकॉर्ड पर
बैंक ट्रांजैक्शन सर, आरटीजीएस बैंक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मौजूद है। उनके द्वारा जो 27 लाख जहां जमा कराए गए उस खाते का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, और उस खाते में से निकाल कर वो ट्रेवल्स के खाते में ले गए, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है ऑनलाइन। इधर जो है कि 1 लाख का अलग रिकॉर्ड मौजूद है। वो वहां पर आए, उसके मौजूदगी, गवाह, सबूत, सब कुछ तो सर मौजूद है। उसके बाद कैसे क्लोजर रिपोर्ट आ सकती है, कैसे खात्मा खर्चा रिपोर्ट आ सकती है? वो हैरान और परेशान हो गया, और अपने वकील साहब से भी मिला। और उसके बाद फिर उसके उसके मन में आया कि अब मैं क्या करूं, तो वकील साहब के द्वारा मिला, मुझसे भी संपर्क किया, और हमारे हम दूसरे वकीलों ने भी विचार विमर्श किया कि भाई ये तो बड़ा गंभीर मैटर हो गया, कि जहां पुलिस को पूरा चालान पेश करना था, चार्जशीट पेश करना थी, वो पेश नहीं करते हुए खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी, ये कौन सा इंसाफ हुआ? फिर और वो भी 175(3) BNSS 2023 की पिटीशन पहला से विचाराधीन है, उसमें आप खात्मा खारिजा रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। तो वो रिपोर्ट की व्यक्तिगत सूचना फरियादी को दी गई थी और उससे प्राप्ति ली गई थी। अब यहीं से सर आगे मामला उत्पन्न होता है कि एसी खात्मा खारिजा रिपोर्ट, जबकि गवाह भी मौजूद हैं, सारे सबूत भी मौजूद हैं, क्या एफआईआर खात्मा खारिजा की जा सकती है? तो सबसे पहले सर मैं बता दूं कि खात्मा खारिजा करने का जो जुरिडिक्शन है वो थाना प्रभारी महोदय को नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो खात्मा खारिजा किया जाए या नहीं। और इसमें यहां पर जब बात आती है तो हमारे सामने ये केस जो निकल कर आता है, जो मैंने आपको बताया था, भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि या तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाएगा, मतलब अगर उन्होंने, थाना प्रभारी महोदय ने कोर्ट में जज साहब के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, तो नोटिस जारी होगा और फरियादी पक्ष को सुना जाएगा, ये इसमें बिल्कुल बताया गया है, बिना सुने उसको क्लोज नहीं की जाएगी। दूसरा है, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत अपने आप में स्वतंत्र है, उन्होंने लिख दिया ये क्लोज किया जाए तो ये मानने के लिए अदालत बाध्य नहीं है, और अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं 193 की उपधारा 9 BNSS 2023 के तहत, उसके आवेदन की ड्राफ्ट मैंने तैयार करके रखी है, क्योंकि हम उसको पेश करेंगे ही अब। अगर वो हमने पेश नहीं की तो हमारे पास क्या तैयार होगा? उसके अलावा भी इसमें आवेदन और पेश किए गए थे, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे सामने आता है सर उस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करना। अब यहाँ भी दो सवाल निकल कर आते हैं कि उसको जब सूचना पत्र मिल गया तो क्या वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे कि अदालत से नोटिस आएगा तब वो जाए? नो सर, अगर उसको नोटिस नहीं मिलता तो उसको पता ही नहीं होता कि वो उसकी रिपोर्ट को खात्मा खारिजा कर दिया गया है। फिर वो अदालत उसको नोटिस भेजती, तब वो अदालत में उपस्थित होकर उस पे जो है कि आपत्ति पेश करता। लेकिन यहाँ तो उसके हाथ में ही दे दिया गया है, तो उसके सामने ये स्थिति भी मौजूद है कि वो वकील साहब से संपर्क करके और प्रोटेस्ट पिटीशन जिसको हम कहते हैं 193 BNSS 2023 के तहत वो आपत्ति उसमें पेश कर सकता है, उसमें सारे ग्राउंड लिख सकता है, सारे गवाह सबूत, सारे पूरी ग्राउंड उसमें वो लिख सकता है, और वकील साहब के साथ वो उसको दर्ज करने की मांग कर सकता है, और संपत्ति जब्ती की भी वो मांग कर सकता है। ये निवेदन वो जो करेगा तो उसके आवेदन की क्या ड्राफ्ट होगी, ये मैंने ई बुक PDF के अंदर सर तैयार करके रखी है, मैं आपको आगे की जानकारी उसी में से दूंगा। और जो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा खात्मा खारिजा नोटिस जो दिया गया था उसकी भी ड्राफ्टिंग वर्ड टू वर्ड मैंने टाइप करके रखी है सर प्रैक्टिकली, वो भी मैं आपको ई बुक PDF के अंदर से ही बताऊंगा, ताकि ये सीखने की बात है कि सर जिस पर बीतती है बस वही जानता है। 28 लाख रुपए जिस पे बीतती है सर, वो भी खेती की जमीन बेची गई, और वो इतना मेहनत का पैसा, और ऐसे ही वो उड़ा ले जाएंगे चोर। वो तो बेचारा चैन से नहीं बैठेगा सर फरियादी, उसकी तो रात दिन कोशिश में लगा रहेगा, उसके वकील साहब भी कोशिश में लगे रहे, हम भी प्रयास करते रहे। आखिर कहीं निकल के सर फिर सामने जो आया मामला, तो ये आया कि सर एसी रिपोर्ट को 100% निरस्त करवाया जा सकता है, खात्मा खारिजा रिपोर्ट को 100% निरस्त करवाया जा सकता है, निरस्त करवाया जाना संभव है। मैं आपको संभव शब्द लगा रहा हूं कि 100% संभव है इस प्रकार की खात्मा खारिजा रिपोर्ट को निरस्त करवाना। क्यों? क्योंकि उनके पास गवाह सबूत डॉक्यूमेंट्स सब मौजूद हैं, फरियादी खुद मौजूद है, और खुद ही उसमें आपत्ति ले रहा है, तो 100% संभव है कि ऐसी रिपोर्ट को निरस्त करवाया जा सकता है। तो उसी स्थिति में सर जो है कि एक और है सुधीर रंजन मोहते विरुद्ध यूआई 2017 का फैसला है, जिसमें कि जज साहब ने जांच को त्रुटिपूर्ण पाया और दोबारा नए जांच के आदेश किए थे। और भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर का जो फैसला है इसमें 3 बातें बताई गई थी कि नोटिस दिया जाएगा,
और अदालत मानने के लिए बाध्य नहीं है, फरियादी को नोटिस दिया जाएगा, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, समनिंग भी कर सकती है, ये इसमें बताया गया था। और जो 5 आवेदन की ड्राफ्ट है जिसपे हम अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं ई बुक पीडीएफ के अंदर से, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर भी बताऊंगा और आवेदनों की ड्राफ्ट और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही दूंगा। तो आइए सर, अब हम सीधे वहीं चलते हैं और 5 ड्राफ्ट जो है जिसमें नंबर 1 है क्लोजर रिपोर्ट रियल हकीकी, जो अभी कल ही मेरे पक्षकार को दी गई है, मैंने वही इसमें टाइप कर दी है सर ई बुक पीडीएफ के अंदर, नाम पते हटा दिए मैंने। दूसरी बात है कि आवेदन पत्र धारा 193 की उपधारा 9 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये पेश किया जाएगा कि आगे की जांच प्लस संपत्ति जब्त करने के लिए। भाई पुलिस ने तो पेश कर दी क्लोजर रिपोर्ट, अब पुलिस तो कोई जांच नहीं करेगी, हम अदालत से निवेदन करेंगे इन धारा के तहत कि इसमें सर संपत्ति भी जब्त की जाए, मतलब वो 28 लाख रुपए जब्त की जाए, वो मोबाइल जब्त किया जाए, वो बैंक खाते, चेक बुक, पासबुक, ये सभी चीजें इनसे जब्त की जाए। वो अदालत में निवेदन किया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, आगे इसमें कार्रवाई की जाए, वो जो है कि 193 की उपधारा 9 के तहत ये इसमें मांग की जाएगी। दूसरा आवेदन की ड्राफ्ट हो गई। तीसरा हो गई सर प्रोटेस्ट याचिका, इसके ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है सर, जैसा कि मैं हर हर वीडियो में मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद है प्रोटेस्ट याचिका का जो है कि ड्राफ्ट, इसमें कुछ अलग आधारों पर मैंने तैयार की है। और 5वें नंबर पे आवेदन ड्राफ्ट क्लोजर रिपोर्ट, ये अलग तथ्यों पर है। और इसमें जो प्रोटेस्ट याचिका जो ड्राफ्ट है सर, मैंने जो आपको बताई थी, तो इसमें जो है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग के बारे में बताया गया है और क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करने के बारे में प्रार्थना की गई है और संज्ञान लेकर आरोपी को तलब करने की इसमें मांग की गई है। ये वाली प्रोटेस्ट याचिका में जो एक ड्राफ्ट है। दूसरी ड्राफ्ट में हमने जो मांग की है कि आगे की जांच प्लस संपत्ति जब्ती की 193 उपधारा 9 के तहत। और ये जो जजमेंट है इसकी सरल व्याख्या भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट, इसकी सरल व्याख्या भी ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने की है सर, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी देने जा रहा हूं। और हमारा जो वीडियो का टाइटल है, क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसी की ड्राफ्ट को सर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। प्रैक्टिकल केस के आधार पर मैं सर आपको समझाने के लिए चीजें लेकर आया हूँ, क्योंकि कानून किताबों में तो लिखा हुआ है, ये सारी साइटेशन हैं सर, ये बहुत कुछ है, इन सब की अभी मैं लिस्ट भी बनाऊंगा। जहां तक कुछ साइटेशन थी संभव थी वो मैंने पेश कर दी है, लेकिन कुछ एक की मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जो इसी से रिलेटेड और उपयोगी हैं। जो मैंने अभी आपको डिटेल जानकारी दी थी, वो जैसे कि एक मैंने अभी आपको बताया था सूचियां हैं सर, ये इस तरीके से सूची पेश बना के पेश की जाती है कोर्ट में। आप तो समझ सकते हैं, एक आम व्यक्ति के लिए भी, एक सभी व्यक्ति के लिए भी। एक तो सुधीर रंजन विरुद्ध मोहंते विरुद्ध यूओआई 2017 एसीसी ऑनलाइन एमपी 2016 की एक साइटेशन है सर। इसमें मैं आपको उन ड्राफ्टों को बढ़ने से पहले सर ये सभी साइटेशनों के नाम मैं बता देता हूँ जो इसी मुद्दे पर हैं, जिसमें जो है कि कोर्ट में जो है कि जज साहब के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए गए, जब्ती के भी आदेश दिए गए, खात्मा खारिजा रिपोर्ट को अस्वीकार भी किया गया। ये उसी से रिलेटेड साइटेशन है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस स्थिति में। हम जब जज साहब के समक्ष आर्गुमेंट करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ तो होना चाहिए बताने के लिए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके आधार पर हम जज साहब को समझा सकते हैं, बेसिक लॉ के आधार पर हम जज साहब को समझा सकते हैं, फैक्ट के आधार पर, तथ्य के आधार पर, गवाह सबूत के आधार पर हम जज साहब को समझा सकते हैं कि सर ये हमारे लिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे इसमें 28 लाख रुपए डूब जाएंगे, हमारे जीवन भर की पूंजी डूब जाएगी और इसका सीधा सीधा फायदा अभियुक्त गण को होगा। और अभियुक्त गण सीना तान कर घूम रहे हैं, सीना फुलाकर घूम रहे हैं कि उनके द्वारा खात्मा खारिजा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। अब उनका ना तो पुलिस कुछ बिगाड़ सकती है, ना थाना कुछ बिगाड़ सकता है। तो ऐसे जालिम और लुटेरे किस्म के लोग फिर नई ठगी और लूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अपराधियों का मुकाम जेल है सर, वो खुले घूमने के लिए नहीं बनी है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पता नहीं कितने गरीबों के घर उजाड़ेंगे, कितने अमीरों के घर उजाड़ेंगे, कितने ईमानदार लोगों को घर उजाड़ेंगे। क्योंकि वह ट्रस्ट में अगर कोई व्यक्ति ने उन पर भरोसा करा, ये 100% ठगी और धोखाधड़ी करेंगे। तो ऐसे अपराधियों को सजा मिलना बेहद जरूरी है और न्यायालय इसलिए बने हैं सर। हम आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इस केस में क्यों थाना प्रभारी महोदय के द्वारा खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई, जबकि वो फरियादी तो मौजूद है, गवाह सबूत मौजूद है, उसके बाद भी बड़ी सोचने वाली बात है सर। अब खैर न्यायालय मौजूद है, न्यायालय में आपत्ति उसमें द्वारा की जाएगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत है उसमें नंबर 1 है सुधीर रंजन विरुद्ध मोहंती विरुद्ध यूआई 2017 एसीसी ऑनलाइन एमपी।
मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सर, जो ये मैंने आपको ये तो बता दिया सर, ये सूची है जो आप कोर्ट में पेश की जाती है आवेदन के साथ तैयार करके। याचिका के भी ड्राफ्ट में फिर आपको बताऊंगा अभी। तो एक तो ऐसा सुरेश चंद्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001 का, कि अगर पुलिस ने किसी मामले में क्लोजर रिपोर्ट ऑब्लिक फाइनल रिपोर्ट भेज दी है तो मजिस्ट्रेट तीन विकल्प अपनाएगा। नंबर एक है क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करे, या उसे अस्वीकार कर सीधे संज्ञान में ले, या आगे की जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। ये इसमें बताया गया है। मतलब मजिस्ट्रेट पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, और उसे स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायिक निर्णय लेना होगा। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण निर्णय सर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2013 का है, और इसमें बताया है कि यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध कॉन्जिबल ऑफेंस साफ बनता है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि पुलिस ऐसे ही नहीं टाल दे। अगर वो टाल दे तो उसके लिए फिर ये भी है, जो सर्वोच्च न्यायालय का, कि पुलिस पहले इंक्वायरी करके एफआईआर को टाल नहीं सकती, सिवाय कुछ मामलों में, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है आदि। और प्रारंभिक जांच जो है कि प्राइमरी जो इंक्वायरी इसमें उचित हो सकती है, एनसीआर या डिले का बहाना इसमें नहीं चलेगा। दूसरा जजमेंट, तीसरा जजमेंट है सर हमारा विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, 2012 का है सर्वोच्च न्यायालय का। ये जजमेंट सर मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दी है आप लोगों के लिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस आगे की जांच मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा 8, और वर्तमान में जो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 की उपधारा 9, इसमें बताया गया है कि पुलिस अगर पुलिस अधिकारी क्लोजर रिपोर्ट पेश भी कर देते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के बाद भी यदि उनको कोई अतिरिक्त साक्ष्य जांच में मिलता है तो उसको पेश कर सकते हैं, और अन्वेषण के दौरान उस विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट के आदेश से वो आगे की भी जांच जारी रख सकते हैं। ये इसमें बताया गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इंग्लिश में उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो उसकी इंग्लिश ड्राफ्टिंग है। चौथा है सर हमारा, अच्छा इसी में बता दूं सर अभी आपको, पुलिस आगे की ये विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, फर्दर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन या डी नोवो इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट के आदेश के संभव नहीं है। फाइनल रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और आगे की जांच, तीनों को कोर्ट एक साथ उसमें मिलाकर डिसीजन लेगा। सुधीर रंजन मोहती विरुद्ध यूआई 2017 एसीसी ऑनलाइन एमपी 216 का जो मामला है, इसमें कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी अपने आप आगे की जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, उसके लिए मजिस्ट्रेट और कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। साथ ही जांच एजेंसी को निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार जांच करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण जांच उसको नहीं करना चाहिए। इसमें जो जांच न्यायालय के द्वारा पक्षपातपूर्ण पाई गई थी, और उसी के द्वारा उस जांच को त्रुटिपूर्ण पाकर दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से उस जांच को कराने के बारे में बताया गया था। तो ये तो सर हो गए जजमेंट, और कुछ और जजमेंट है जिनकी लिस्ट इसमें तैयार की गई है, मैं बता दूं आपको। 2008 सीआरआई एलजे 768 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है ये, के मनोज रेड्डी विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, डब्ल्यूपी रिट पिटीशन 24056 ऑफ 2006 का है ये। ये 219 के संबंध में भी है ये, क्रिमिनल जो है कि पीसी। और इसमें जो बताया गया है, मैं इसको लास्ट में आपको बता दूं कि therefore I do not see any merits in the writ petition and the same is able to इसमें बताया गया है। एक तो ये हो गई सर हमारी साइटेशन में, इसकी डिटेल इसमें लिख दूंगा। ये कुछ साइटेशन, चार एक साइटेशन मैंने अभी इसमें शामिल नहीं की है, लेकिन इसकी डिटेल में आपको इसमें बढ़ा दूंगा बाद में। एक और भी है सर हमारी 223 जॉइंट ट्रायल के संबंध में है ये। और ये आती है सर हमारे हाथ में अब मेन लिस्ट जो मैं कह रहा था आपसे। इसमें जो बताया गया है, एक तो है सर 1997 का CRI LJ 4670 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये 156(3) पे है सर, पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्जिबल ऑफेंस, मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्जिबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 156 उपधारा 3 विदाउट एग्जामिनिंग कंप्लेंट एंड हिज विटनेस ऑन ऑथ। मतलब 156(3) के जो प्रावधान है वही प्रावधान सर 175(3) में दिए गए हैं, जिसके तहत हमारे द्वारा पेश की गई है, वही ये पुरानी सीआरपीसी है।
ये एक जजमेंट है सर। दूसरा जजमेंट है सर इसमें कोलकाता हाई कोर्ट का एसएन मलिक एंड सूर्या कुमारी तिवारी जी, आबिद हुसैन एलआई, और ये है सर 313 का है। एग्जामिनेशन नहीं, ये हमारे से केस से रिलेटेड नहीं है सर, यही था हमारे केस से रिलेटेड। उसके बाद हमारे केस से रिलेटेड है फिर है सर 156(3) सीआरपीसी का ही है, जो है कि केस ट्रिबल बाय सेशन ट्राई कोर्ट, complaint filed before the magistrate, he can order for investigation by the police अंडर सेक्शन ये 156, ये इसमें बताया गया है कि दंड संहिता 1860, मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया। वह धारा 156(3) के अधीन पुलिस से अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। AIR 2010 SC 1877 तथा AIR 1976 SC 1672, ये इसमें बताया गया सर। दूसरा जजमेंट है। इसी प्रकार से ये तीसरा जजमेंट है सर, मैं आपको बता दूं जो हमारे द्वारा निकाल के रखा गया था, ये 2011 का MP वीकली नोट 96 सुप्रीम कोर्ट मरकंडे कटजू एंड CK प्रसाद JJ स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध आलोक वर्मा, वीकली नोट 114 आलोक वर्मा जी शिखा श्रीमती एंड अदर्स विरुद्ध DR अजय हरदिया एंड अदर्स। इसमें बताया है कि धारा 156(3), क्योंकि ये सर 2000 जो है कि 17 का है, 2024 में 1 जुलाई 2024 से BNSS 2023 लागू हुआ है, इसलिए उसके अभी नए जजमेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वही धारा को परिवर्तित करके धारा बदली गई है, सारे प्रावधान वही है, इसलिए जजमेंट उसमें भी मान्य है। इसमें बताया गया है कि अरजिस्ट्रीकृत आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट ने प्रत्यार्थी क्रमांक 1 का आवेदन स्वीकार किया तथा अपराध रजिस्टर्ड करने तथा प्रथम इत्तला रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया। बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण फैसला है सर। अन्वेषण किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं, अतः मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध आवेदक गण द्वारा फाइल आवेदन में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल। उसके बाद सर अगला जजमेंट जो है ये इस प्रकार के मामले में जो लागू होगा 156(3) का, ये है सर 2000 का CRILJ 3486 KT थॉमस एंड DP मोहपात्रा JJ, क्रिमिनल अपील NOS 110111 ऑफ 2000 विद स्पेशल लीव पिटिशन ऑफ 2000। इसमें ये बताया गया है ओम प्रकाश चुग अपीलांट विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में क्रिमिनल जो प्रोसेस की जो है दंड प्रक्रिया संहिता 156 की उपधारा 3 के संबंध में जो हमारी 175(3) है सर, वर्तमान में इसको परिवर्तित कर दिया गया BNSS में। तो बताया कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट कैन बी व्हाइल फॉरवर्डिंग ए कंप्लेंट डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी टेकन बाय द एनी एजेंसी other than the police station to which complaint was to be forwarded, question not considered at it was not preached। ये भी सर इसी प्रकरण से रिलेटेड है। इसमें भी न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो है कि जांच की गई और पीड़ित पक्ष को, फरियादी को इसमें राहत प्राप्त हुई। तो ये जो हमारे जजमेंट है सर, ये जो है कि 4 जजमेंट ये और तकरीबन 5 एक जजमेंट ये होंगे सर, जो मैंने आपको बताए थे, तकरीबन 9 या 10 जजमेंट के करीब है जो मेरे द्वारा जो है कि उस पक्षकार की हेल्प उसको हो सके, उसके 28 लाख रुपए डूबने से बच सकें। और क्योंकि अगर 28 लाख रुपए सर वो खात्मा खारिजा रिपोर्ट यदि कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो मुलजिम तो शेर हो ही गए उसी समय से कि ये तो अब रिपोर्ट निरस्त हो गई, FIR निरस्त हो गई, अब हमारा तो बेफिक्री हो गई। पता लग रहा है कि 30 लाख रुपए में अब हम ऐश करेंगे, ऐश की जिंदगी जिएंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी सोच भी सर मुलजिम लोग रखते हैं कि ये फरियादी तो सीधा सच्चा आदमी है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हमारा जो बिगाड़ सकते थे पुलिस वाले और जो कोर्ट में जज साहब है वही थे, हम वहीं से मुक्त हो गए और पुलिस की असीम कृपा से हमारी खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश हो गई। तो वो तो बेफिक्र होकर घूम रहा है बेचारा, परेशान तो ये है। तो ऐसे व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके, उसकी हेल्प हो सके, उसी के लिए ये सारे न्याय दृष्टांत निकाल कर रखे गए। और आवेदन की ड्राफ्ट जो मैं अब आपको ईबुक PDF के अंदर से बताने जा रहा हूँ सर, वीडियो पूरा देखिएगा सर, बीच में स्किप ना किए मत करिएगा आप, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां ये प्रैक्टिकल है सर, ये जो बुक और प्रैक्टिकल और साथ में पीड़ित पक्ष, मतलब आप हर व्यक्ति के सामने ये समस्या हो सकती है सर, ऐसे लाखों मामले आते हैं
जिसमें पुलिस खात्मा खारिजा रिपोर्ट कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर देती है, और बेचारे पीड़ित को पता नहीं होता है, वो परेशान होता है। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, अगर हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है या हमारे साथ कोई कंडीशंस पैदा हो रही है, तो कानून में हमारे लिए रास्ता मौजूद है, कोर्ट हमारे लिए मौजूद है, जज साहब हमारे समक्ष बैठे हैं, हम उनके सामने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और जब तक हम जीत नहीं जाते, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम लड़ते रहेंगे और मुलजिमों को सजा जरूर कराएंगे। और मालिक ने चाहा तो पैसे भी जरूर प्राप्त होंगे जो इनके द्वारा धोखाधड़ी से हमसे लिए गए। तो अब आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूँ सर। आइए सर, लेट्स को। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक पीडीएफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सभी वीडियो के नीचे इसकी लिंक को अपलोड कर देता हूं, और इसकी भी लिंक मैंने अपलोड कर दी है। ये इसका नाम है क्या, एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है, जब गवाह और सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए। तो कि सर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट देती है, ठीक है, दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है प्रोसीजर के हिसाब से। और कई मामलों में एफआईआर में खात्मा खारिजा हो भी जाता है फरियादी के गवाह के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब गवाह भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मौजूद हैं, तब पुलिस क्यों क्लोजर रिपोर्ट दे रही है भला। ऐसी स्थिति में तो सर वो फरियादी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा देगा, वो उसके तो जीवन भर की कमाई का मामला 28 लाख की। वो अगर एफआईआर ही खत्म करवा दी तो सीधा सा फायदा तो मुलजिमों को मिल गया, वो सीधा सा नुकसान उस फरियादी को हो गया। अब वो तो चुपचाप घर ही बैठेगा और वो ऐश करेंगे उस पैसे से जो धोखाधड़ी से उन लोगों ने लिए, फिर नए लोगों को ठगने के लिए निकलेंगे, समाज में अपराध बढ़ता चला जाएगा। तो वो तो सर बड़ा ही एक गंभीर विषय हो गया कि ऐसे व्यक्तियों को तो सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने लिया है, या तो पैसा आप उसका वापस करें, आप उससे मिलें, आप अगर ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी उसके सामने प्रदर्शित करें। लेकिन आपने तो हथकंडे अपनाते अपनाते 1 डेढ़ साल से उस फरियादी को ही परेशान करके रखा आपने। तो इसी स्थिति में अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सर, ये ई बुक पीडीएफ है। मैं इसके अध्याय से परिचित सर आपको बाद में कराऊंगा, सीधे से पहले मुद्दे की बात पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं अध्याय 6 अध्याय है, इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है। मैं वीडियो के अंत में सर परिचित करा दूंगा। अभी हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक जिसको कहना चाहिए सर बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ज्वलंत समस्या है, जो हजारों लाखों लोगों के समक्ष आ सकती है इस प्रकार की समस्या। अब आप देख रहे हैं सर, क्लोजर रिपोर्ट प्रैक्टिकल दी गई सूचना का हकीकी प्रारूप। हकीकी मतलब रियल ड्राफ्टिंग, जो थाना प्रभारी के द्वारा मेरे पक्षकार को दी गई और उसने मुझे लाके दी, वही के वही मैंने टाइप किए सर। आप ध्यान से देख लें, आप आपके सामने भी ऐसा अजीबोगरीब मामला आ सकता है, या आपके साथ ऐसा मामला हो सकता है। तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि अगर हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति बन गई तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। एक बड़ा ही नया मामला निकल कर आया। वैसे अक्सर देखा जाता है सर कि खात्मा खारिजा रिपोर्ट की सूचना कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है। ये पुलिस ने खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश करी है, पुलिस भी रिपोर्ट पेश करती है, उसको अधिकार नहीं है कि वो खात्मा खारिजा कर दे, रिपोर्ट पेश करती है कि इसमें नहीं पाया गया। लेकिन इस मामले में तो पुलिस ने 2 कदम आगे बढ़ के खात्मा खारिजा ही कर दिया और अदालत को सिर्फ सूचित करा। है अजीब गरीब मामला सर। इसलिए आपके लिए मैं विशेष तौर से लाया हूं। अब मैं इस जो नोटिस दिया गया था मेरे पक्षकार को, मैं पढ़ के बता रहा हूं। ऊपर लिखा था सर ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ई बुक पीडीएफ में मैंने वो नोटिस ही लिखा उसी शब्दों में, ताकि एक प्रैक्टिकल रूप से आपको भी पता लग सके कि हाँ, जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं, ऐसे मामले भी होते हैं। ऊपर लिखा हुआ कार्यालय पुलिस थाना और जिला और स्टेट, बीच में लिखा हुआ सूचना पत्र, इधर क्रमांक और उधर दिनांक, फरियादी का नाम लिखा हुआ, पूरा मोबाइल नंबर, और उसके बाद लिखा हुआ है फरियादी को कि आपको सूचना पत्र के जरिए सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अनावेदक 1 2 3, मैंने सबकी जगह छोड़ दिए, नाम हटा दिए, के विरुद्ध थाने पर अपराध क्रमांक, ये भी एक काल्पनिक अपराध क्रमांक लिखा है, 232/2024, 420/506/34, भातावी का पंजीबद्ध कराया गया था। आप सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा यह अपराध पंजीबद्ध कराया गया था इन मुलजिमों के खिलाफ। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर उक्त अपराध में आरोपी गण के विरुद्ध संज्ञेय अपराध घटित नहीं होना पाए जाने से प्रकरण में खारिजी क्रमांक 06/2025, दिनांक जगह छोड़ दी, को कता की गई और सूचनार्थ। मतलब डायरेक्ट ही फैसला दे दिया सर, डायरेक्ट फैसला दे दिया कोर्ट तक तो जाने का ही काम नहीं है। जज साहब क्या करेंगे इसमें, जब आप खुद ही उसको खात्मा खारिजा कता कर देंगे। भाई हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये इसमें कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो आप पूरी रिपोर्ट लिख कर और जज साहब के समक्ष आप पेश कर सकते हैं।
ये फैसला जज साहब लेंगे कि ये संज्ञेय प्रकृति का मामला है या नहीं, मगर वो तो आपने ही फैसला ले लिया। अब आपने कैसे फैसला ले लिया? अब ठीक है सर, अब आपने नोटिस भेज दिया पक्षकार को। अब ये नोटिस आया, छोटा सा नोटिस है सर, 2 लाइन का, मगर उसने पक्षकार की रातों की नींद को हराम कर दिया उसके सर, क्योंकि उसके साथ तो इतना बड़ा अनजस्टिस हो रहा है 28 लाख का, कि धोखाधड़ी अपनी जगह हुई है, साथ में मुलजिम अलग सीना तान कर घूम रहे हैं और वो धमका अलग रहा है, वो परेशान अलग चल रहा है सर। उसके बाद ये सूचना उसको लिखित रूप में दी गई, मेरे पक्षकार को प्राप्ति उससे ली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है जब गवाह और सबूत मौजूद हो? तो क्या करना चाहिए? तो ये तो सर हो गई क्लोजर रिपोर्ट, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली पढ़कर बताई है, जो मेरे पक्षकार को दी गई थी, वर्ड टू वर्ड वही शब्द सर मैंने इसमें लिखे हैं, ताकि आपको उसको सीखने और समझने में जानकारी हो सके, को पढ़ के बताया। अब हम इसमें इस बात पे विचार करते हैं, जो मेन क्वेश्चन था कि क्या पुलिस खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर सकती है? तो जी हाँ सर, कर सकती है। एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है। धारा 193 BNSS 2023, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी अन्वेषण जैसी समाप्त हो जाता है तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पेश करता है। और रिपोर्ट पेश जो की जाती है सर, वो धारा 193 की उपधारा 3 में तकरीबन 9 उसमें प्रकार बताए गए हैं, जो बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, उनके तहत वो रिपोर्ट उसमें पेश की जाती है। अब जो है कि ये पहले 173 दंड प्रक्रिया संहिता में थे प्रावधान 1973 में, अब ये वर्तमान में 193 BNSS 2023 में धारा 193 कर दी है। तो जांच पूरी होने पर पुलिस दो में से एक रिपोर्ट पेश करती है। दो में से नंबर एक है चार्जशीट, मतलब आरोप पत्र, जब अपराध के पर्याप्त सबूत हों। अब वो जो चार्जशीट पेश करती है, तो आप जानते हैं पूरा चालान पेश करती है, मौके पे जाके नक्शा मौका बनाती हैं, जब्ती लेते हैं, और मेडिकल होता है, गवाहों के बयान होते हैं, और गवाहों की पूरी लिस्ट, एफआईआर और चालान, अंतिम प्रतिवेदन, ये सब कुछ लगा के पूरा चालान पेश करते हैं। और कोर्ट में फिर मुलजिम उपस्थित होता है, वो उसकी जमानत करवाता है वकील साहब से। यदि अजमानती अपराध है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर वो यदि जमानती है तो जमानत लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर अगली तारीख जो है कि आरोप के लिए तय होती है, और आरोप लगने के बाद फिर एविडेंस उसमें चालू होते हैं, और जो भी चालान में लोगों के नाम लिखे होते हैं उनको नोटिस जारी होता है, और धीरे धीरे करके उन सबके गवाह होते हैं, फिर अंतिम बहस और फैसला होता है। तो ये तो हो गया। लेकिन वो वाला मामला जो मैं हम जिस पर चर्चा कर रहे थे 28 लाख की, उसमें जो 8,36,000 रुपए की एक धोखाधड़ी की गई थी, उसमें 10 दिन के लिए उस मुलजिम को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो जमानती अपराध था। 420 में 7 साल के लगभग या उससे ऊपर की सजा का प्रावधान है सर उसमें। अब तो एक तो हो गई सर चार्जशीट, दूसरी हो गई क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट। जब पुलिस मानती है कि अपराध सिद्ध नहीं है या सबूत पर्याप्त नहीं है, इसलिए सिर्फ एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि चार्जशीट ही आएगी, पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी दे सकती है। ये चीज हमारे सामने हो गई। अब मामला ये आता है, जब गवाह और सबूत मौजूद हो फिर भी पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे तो क्या करें? यहाँ सर मामला एक नया मामला सा निकल कर सामने आता है, कि यदि आपको लगता है, नंबर एक, पुलिस ने सही जांच नहीं की, नंबर दो, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान नहीं लिए गए, नंबर तीन, सीसीटीवी, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्री सबूत को नजरअंदाज किया गया और कोई जब्ती नहीं की गई है, तब मामला आता है यह जांच एक तरफा की गई है, मतलब वो मुलजिमों को ही सुना गया, आपको सुना ही नहीं गया। तो आप निम्न कानूनी उपाय उसमें अपना सकते हैं। वो क्या क्या कानूनी उपाय होंगे? उसमें नंबर एक है प्रोटेस्ट दाखिल करें। सबसे प्रभावी तरीका है प्रोटेस्ट का। मतलब क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट दे देती है और शिकायतकर्ता उससे सहमत नहीं होता है, तो वह कोर्ट में जो आवेदन देता है उसे प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन, मतलब कोष्टक में विरोध आवेदन या विरोध पत्र, आपत्ति पत्र, खारिजा रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र, सबसे सटीक ये इसके शब्द हैं। क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में प्रस्तुत आपत्ति पत्र, ऐसा भी इसको कहा जाता है। तो क्लोजर रिपोर्ट के सामने आने पर शिकायतकर्ता को नोटिस देना जरूरी है सर। ये भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ दो कंडीशंस बनती है सर, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कि ये मतलब जो कमिश्नर भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस में जो बताया गया है कि जो है कि जज साहब के द्वारा उसको खात्मा खारिजा करने से पहले फरियादी को, शिकायतकर्ता को सूचना दी जाएगी, उसके बयान लिए जाएंगे, उसके बाद निरस्त किया जाएगा।
तो अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि ये वो स्थिति है सर जब उसको नोटिस नहीं दिया गया। अब हमारे मामले में तो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा फरियादी को नोटिस देके प्राप्ति ले ली गई। अब कोर्ट से जब नोटिस आएगा आएगा, लेकिन अभी तो उसके हाथ में जानकारी आ चुकी है। अगर ये जानकारी नहीं आती तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, और जब कोर्ट से नोटिस आता है तब वो आपत्ति लेता है। लेकिन अब आ गई है तो वो उस नोटिस के आने का इंतजार ना करते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर भी वकील साहब से मिलकर 193 की उपधारा 9 और 193 के तहत आपत्ति भी पेश कर सकता है उस क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठना जरूरी नहीं है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। ये कुछ बातें मैंने इसमें लिखी हैं जो आप देख रहे हैं ई बुक पीडीएफ के अंदर। अब कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन डालकर ये कह सकते हैं कि जांच गलत या अपूर्ण है। उस प्रोटेस्ट जो आपत्ति है क्लोजर रिपोर्ट में, हम चाहते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट निरस्त हो जाए, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जांच गलत और अपूर्ण है, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान शामिल नहीं है, सबूतों को दबाया गया है, क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। और इसके अलावा भी जो भी आपके ग्राउंड है वो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। ये तो एक बतौर एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके जो जो मजबूत ग्राउंड हो सकते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। परिणाम क्या है, कोर्ट क्या कर सकता है इसमें? नंबर एक है, क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सकता है। दूसरा, पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। तीसरा, समन जारी करके केस को आगे बढ़ा देता है। ये इसमें हो गया सर एक उपाय। दूसरा उपाय है हमारा, कोर्ट से फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुनः जांच की मांग करें। बीएनएसएस की धारा 193 की उपधारा 9 है सर। ये 8 इसमें गलत टाइप हो गया है, मैं इसको 9 कर देता हूँ सर कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैंने कर दिया और इसको मैंने सेव भी कर लिया सर। सीआरपीसी की धारा 173 में पहले प्रावधान दिए गए थे, अब तो जो है कि 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2003 में आ गए हैं। तो इसमें कोर्ट पुलिस को दोबारा जांच का आदेश दे सकता है सर। स्वतंत्र गवाहों के बयान कोर्ट में प्रस्तुत कराएं अब जज साहब के समक्ष। जो 175(3) है सर बीएनएसएस 2023, इसकी भी याचिका आप लगा सकते हैं यदि आपको बीच में ही लगता है कुछ नज़ारे और हालात ऐसे लगते हैं कि पुलिस के द्वारा आपका सहयोग नहीं किया जा रहा है और आपके साथ कहीं ना कहीं अनजस्टिस हो रहा है, तो अब आप 175(3) के तहत भी लगा सकते हैं। जो पहले 156(3) में हम लगाते थे दंड प्रक्रिया संहिता में, वही 175(3) में आ चुका है सर। अब 175(3) जो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें अगर पुलिस ने गवाहों के बयान नहीं नहीं लिए तो आप कोर्ट में बताकर गवाहों से 164 के तहत 180 में है सर वैसे हो पुलिस साक्ष्यों के जो बयान लेगी। मैं इसको धारा को इसमें से हटा देता हूँ। बीएनएसएस के तहत बयान करवाने का अनुरोध कर सकते हैं आप। सीधे कोर्ट में गवाहों को पेश कर सकते हैं संज्ञान लेने के चरण में, यह अनुमति है। ये तीसरा उपाय हो गया सर हमारा। चौथा उपाय, मजिस्ट्रेट स्वयं जांच या इंक्वायरी कर सकता है। 210 में जो बीएनएसएस 2023 में वो मजिस्ट्रेट को अपराध के संज्ञान के बारे में बताया गया, उसमें अगर प्रोटेस्ट पिटीशन ठोस है तो मजिस्ट्रेट स्वयं गवाहों के बयान ले सकता है, दस्तावेज देख सकता है या पुलिस को विशिष्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो ये तो हमारे उपाय हो गए सर 4, ही आपको अपनाना है। अब इसमें महत्वपूर्ण केस का जो सिद्धांत है मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का। इसमें कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। दूसरा, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा, अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है। ये इस जजमेंट में बताया गया है। जजमेंट का हवाला हम हमारे आवेदन के अंदर भी कहीं ना कहीं करेंगे। इसी के ग्राउंड को इसमें बताया गया आधार को ही कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए आगे ग्राउंड आगे हम ड्राफ्टिंग में देखेंगे। निष्कर्ष क्या है, सबसे सरल भाषा में, हाँ पुलिस एफआईआर के बाद क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है। दूसरा है, लेकिन अगर असल में गवाह और सबूत मौजूद है तो क्लोजर रिपोर्ट रुकवाना 100% संभव है। तीसरा है, सबसे अच्छा प्रभाव है प्रोटेस्ट पिटीशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद समनिंग। तो अब सर नीचे मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट तैयार करके रखी है। प्रोटेस्ट याचिका किस धारा में दायर होती है? तो वैसे तो सर क्लोजर रिपोर्ट जो है पुलिस धारा जो है पुलिस द्वारा बीएनएसएस 2023 की धारा 193 के तहत दायर की जाती है, और पहले ये सीआरपीसी की धारा 173 थी। तो प्रोटेस्ट पिटीशन सीधे उसी धारा के अंतर्गत यानी बीएनएसएस के सेक्शन 193 के संदर्भ में दायर की जा सकती है। इसके लिए कोई अलग धारा नहीं दी गई है सर ऐसी, लेकिन चूंकि उसी धारा में जब क्लोजिंग रिपोर्ट दी गई है 193 में बीएनएसएस 2023 में, तो उसी धारा के तहत आप उसमें आपत्ति भी दे सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन लिख के। तो ये तो सर आप देख रहे हैं
इसलिए आप प्रोटेस्ट पिटीशन की शुरुआत में लिख भी सकते हैं ऐसे, अंडर सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस 2023 रीड विद प्रिंसिपल लेट डाउन इन भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985, ये लिख सकते हैं आप चाहे तो, आपकी स्वेच्छा है। प्रोटेस्ट पिटीशन का ड्राफ्ट है सर, आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश में मैंने तैयार करके रखा है और इसी की ही मैंने हिंदी नीचे तैयार की है, तो मैं आपको हिंदी ही पढ़ के बताऊंगा। इंग्लिश ऊपर दिया हुआ है, आप चाहें तो ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो है ऊपर तो सर जज साहब का नाम लिखा जाएगा, पूरा न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी और जिला बीएनएसएस 2023 की धारा 193 के अंतर्गत क्लोजर रिपोर्ट कोष्टक में खारजा या खात्मा रिपोर्ट के विरोध में। विषय है पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में प्रोटेस्ट पिटीशन, धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अंतर्गत। प्रकरण का पूरा क्रमांक लिखा जाएगा सर, और राज्य बनाम आरोपी, और वो एफआईआर जो आपने दर्ज कराई थी उस एफआईआर का नंबर, पुलिस थाना, जो धाराएं लागू होती हैं पूरी आपको इसमें लिखना होगी। उसके बाद शिकायतकर्ता का पूरा नाम पता आ जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन इस प्रकार है, एक आइडियल ड्राफ्ट है सर, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक एक भटका हुआ मुसाफिर जो किसी मंजिल तक जाना चाहता है, उसको वो कभी रास्ते में किसी से पूछता है कि भाई वो मैं उस शहर जाना चाहता हूँ, उसका रास्ता किधर है, वो उंगली करके बता देता है कि आप वहां सीधे चले जाएं, आप इधर जाना, उधर से दाएं मुड़ना और उसके बाद सीधा रास्ता पकड़ लेना, तो आप आपके शहर पहुंच जाओगे। तो उस भटके हुए मुसाफिर के लिए इतनी गाइडलाइन मिल जाना उस अजनबी शहर में उसको मंजिल तक पहुंचा देती है। तो ये एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने आपको तैयार की है, ये कहीं ना कहीं आपको मंजिल तक पहुंचाने में बड़ी मदद करेगी। बाकी इसके घटना, फैक्ट और तथ्य आप अपने प्रकरण के हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप इसी प्रकार से लिखें, लेकिन एक गाइडलाइन आपको प्राप्त हो रही है सर, आप समझ सकते हैं स्थिति। प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 193 के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में दाखिल की जा रही है। संबंधित एफआईआर नंबर, जगह छोड़ दी, दिनांक जगह छोड़ दी, थाने में दर्ज हुई थी। नंबर दूसरा पेरा इसका ड्राफ्टिंग का, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत है तथा जांच निष्पक्ष, पूर्ण एवं विधि के अनुरूप नहीं की गई है। यहाँ आप आपके फैक्ट कंडीशन किस प्रकार से नहीं की गई हो बढ़ाकर लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है ड्राफ्टिंग का, जांच अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जानबूझकर दर्ज नहीं किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गवाहों के नाम लिख दें सर आप इसमें। ये सभी प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र गवाह हैं जिनके बयान मामले की सच्चाई उजागर करते हैं। चौथा नंबर है ड्राफ्टिंग का, यह कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पुलिस ने पूर्णतः नजरअंदाज किया है, जैसे घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, एमएलसी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर, लिखित शिकायत, स्वतंत्र गवाहों के बयान, और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दिया था 28 लाख का भी फरियादी का, तो जो उससे पहले जिस व्यक्ति के साथ चीटिंग की गई थी 8,36,000 की, उसकी कोर्ट की आदेश पत्रिका, उसकी एफआईआर, उनको उसको भी आप लिख दें नजरअंदाज किया। ऐसे यदि आपके समक्ष कोई इस प्रकार से मिलता जुलता कोई अन्य आधार हो, एक और सज्जन की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी 2,37,500 की, जो थाने पे लिखित में दी गई थी, पुलिस को शिकायत की गई थी और पुलिस ने उसको भी जांच में नजरअंदाज किया है, पहले जो चीटिंग की गई थी उनको भी नजरअंदाज किया है, ये सभी मुलजिम आदतन अपराधी हैं, लेकिन ये पुलिस के द्वारा नजरअंदाज करने से, उनको जांच में नहीं लेने से मुझे अपूर्ण क्षति हो रही है। ऐसे आपके केस के जो भी फैक्ट है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ सर आपको, लेकिन आपके केस में इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट भी जो फैक्ट है उनको उस प्रकार से आप तैयार करके इसमें आप लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर 5वां है ड्राफ्टिंग का पेरा, यह कि जांच अधिकारी ने बिना उचित स्थल निरीक्षण, बिना आवश्यक जब्ती तथा बिना धारा 161 सीपीसी, अब 180 हो गया सर बीएनएसएस के अंतर्गत, सभी गवाहों के बयान दर्ज किए, मात्र औपचारिकता निभाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। चौथा पेरा है सर हमारे ड्राफ्टिंग का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त 1985 में स्पष्ट रूप से कहा है, नंबर 1, क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले शिकायतकर्ता को सुनना अनिवार्य है। दूसरा है मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधा नहीं है। तीसरा, यदि रिकॉर्ड पर प्राइमा फेसी अपराध स्थापित होता है तो मजिस्ट्रेट सीधे संज्ञान लेकर आरोपी को तलब कर सकता है। ये हो गए सर इसमें 3 पॉइंट, ये हमारा 6 नंबर का हो गया। अब 7वां हमारा ड्राफ्टिंग का पेरा, यह कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टिया मतलब प्राइमा फेसी आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है, अतः प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है। ये हमारे आवेदन की ड्राफ्ट हो गई। और अंतिम आती है प्रार्थना, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अतः विनम्र निवेदन है माननीय न्यायालय से, क्या, नंबर 1, पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर जो है
में दाखिल एफआईआर नंबर, सर आप यहाँ लिख दें, मैंने जगह छोड़ दी है, आपके केस में जैसा भी एफआईआर नंबर है आप उसको लिख सकते हैं। में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने की कृपा करें। दूसरा, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराध का संज्ञान लेकर आरोपी को तलब मतलब समन का आदेश दें या अन्य विकल्प के रूप में आप निवेदन कर सकते हैं। तीसरा है बीएनएसएस 2023 की धारा 193 की उपधारा 9 के अंतर्गत पुनः जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने का आदेश पारित करें। और चौथी प्रार्थना है आपकी डी है, न्याय हित में कोई अन्य उचित आदेश पारित करने की कृपा करें। उसके बाद स्थान, दिनांक और नीचे हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये तो सर हो गई हमारी एक ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग काय की है सर हमारी, ये धारा 193 के आधार पर ये जो है ड्राफ्टिंग है, और ये है खात्मा खारजा रिपोर्ट को निरस्त करने के संबंध में सर। ये पूरी ड्राफ्टिंग हमारी इसी की है, इसी के ऊपर ये इंग्लिश में सर मैंने तैयार कर दी है। अब वीडियो में सर काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, अब मैं इतना ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। हम अगली ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो ड्राफ्टिंग देखेंगे सर। ये तो हमारी खात्मे खारिजे की होगी स्पेशली, इसमें हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर ली। अब हम स्पेशली दो देखेंगे। 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के अंतर्गत आगे की जांच व संपत्ति जब्ती हेतु, संपत्ति जब्ती शब्द मैंने इसमें लिखा है। तो दूसरी ड्राफ्टिंग देखेंगे हम, क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु प्रोटेस्ट पिटीशन। ये कुछ अलग फैक्ट के आधार पर मैंने लिखी है आपको नॉलेज में बढ़ाने के लिए। तो नंबर एक ड्राफ्ट देखते हैं हम, आगे की जांच प्लस संपत्ति बैंक खाते आदि जब्त करने हैं। तो बैंक खाते मैंने एक बतौर एग्जांपल कर लिख दिया है। आपका केस में जो भी कंडीशंस में जो भी जिस भी प्रकार से आपका मामला बनता है आप वहां लिख सकते हैं। ऊपर में अदालत का नाम, प्रकरण क्रमांक। आगे बढ़ते हैं हम पूरी ड्राफ्टिंग देखने के लिए। पुलिस थाना, अपराध संख्या, धारा ये आप लिख दें, परिवादी अभियुक्त का नाम लिख दें, और आवेदन पत्र में आप लिख दें उन्मान में धारा 193 उपधारा 9 भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आगे की जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन तथा संपत्ति बैंक खाता जब्त करने हेतु निवेदन। ये उसको अनुमान में आप लिख दें, माननीय महोदय करके आप लिख दें। निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट अपूर्ण डिफेक्टिव है, क्योंकि जांच अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन नहीं किया। विशेष रूप से क्या क्या, नंबर एक, ये मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ सर, ये मैंने कहीं ना कहीं मेरे प्रकरण के हिसाब से और एक जनरल आइडियल ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया है। लेकिन आपका मामला जिस भी प्रकार का है, आप उसके फैक्ट और उसकी कंडीशंस को आप इसमें आपके हिसाब से सेट करके आप लिख दें। ये एक मुसाफिर को मंजिल का रास्ता बताना जिससे वो मुसाफिर भटका हुआ मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये ड्राफ्टिंग उसी प्रकार से मैंने तैयार की है कि आपको एक रास्ता मिल जाए और आप मंजिल तक पहुंच जाएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। ये ई बुक पीडीएफ भी इसलिए तैयार किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ ही मैं इसको कहता हूँ। एक कोशिश है एक व्यक्ति की समस्या के समाधान की, और खास तौर से धोखाधड़ी और 400 बीसी में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी परेशान हो जाता है, इसी स्थिति में तो बड़ा लाभदायक बनता है जब कुछ उसको रास्ता नजर आ जाए। तो आधार है सर, क्या आधार है, नंबर एक, अभियुक्त ने बैंक खाते जब्त नहीं किए गए, नंबर एक हो गया। जबकि शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि धोखाधड़ी की राशि सीधे उसी खाते में जमा हुई थी, नंबर दूसरा ग्राउंड है 27 लाख रुपए की मनी ट्रेल की जांच नहीं की गई। अभियुक्तों ने यह धनराशि अन्य खाते में स्थानांतरित कर दी, लेकिन उस खाते की पासबुक स्टेटमेंट, केवाईसी, लेजर, यूपीआई ट्रांजैक्शन, संबंधित मोबाइल नंबर, डिजिटल डिवाइस कुछ भी जब्त नहीं किया गया। तीसरा इसका ग्राउंड है सारा ड्राफ्टिंग का, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल, यूपीआई डिवाइस, आईडी, ओटीपी, स्टोरी ये प्राप्त नहीं किए गए। जबकि आज के समय में आर्थिक अपराधों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुख्य भूमिका निभाते हैं। चौथा है सर हमारा इसमें ड्राफ्टिंग का पेरा, जांच अधिकारी ने धारा 106 व 107 बी एनएसएस के अनुसार जब्ती की कार्रवाई नहीं की, जबकि अनिवार्य थी। अतः निवेदन है कि अंत में सर निवेदन आएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। माननीय न्यायालय धारा 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के अंतर्गत निम्न आदेश पारित करने की कृपा करें। नंबर एक, उपरोक्त प्रकरण में आगे की जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन हेतु निर्देश जारी किया जाए। क्यों? क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट आ गई सर, यदि आप विरोध नहीं करेंगे और आप हाँ कर देंगे कि हाँ साहब रिपोर्ट खारिज कर दी जाए, तो जज साहब उसको खारिज कर देंगे। भाई आपको तो बताना होगा, आपको खुद तो लड़ना होगा, हर फैक्ट जज साहब के समक्ष रखना होगा, तब तो वो निरस्त होगी सर। 100% संभव है, संभव शब्द लगाया सर मैंने, आप ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह 100% संभव है क्लोजर रिपोर्ट निरस्त होना, और होती है, जो कि आपके साथ तो अन्याय हुआ, जस्टिस कहाँ हो रहा है। तो प्रार्थना में आ गया सर नंबर एक, उपरोक्त प्रकरण में आगे की जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन हेतु जारी हो। दूसरा है जांच अधिकारी को निर्देश दिए जाए कि वह अभियुक्तों के बैंक खाते, पासबुक, बैलेंस, लेन देन स्टेटमेंट, यूपीआई वॉलेट डेटा, संबंधित मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल नंबर, एसआई, सिम, डिवाइस, आईडी, ओटीपी, लॉग को जब्त, सीज फ्रीज कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। तीसरी प्रार्थना है 27 लाख रुपए की मनी ट्रेल की पूरी जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। चौथा है सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य द्वारा
धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईई 2023 के अनुसार प्राप्त किए जाए था। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उपरोक्त आदेश पारित करने की कृपा करें। नीचे दिनांक, परिवादी का नाम और वकील साहब का नाम, उनके दस्तखत। तो ये हो गई सर हमारी दूसरी ड्राफ्टिंग। ये कौन सी ड्राफ्टिंग हुई सर हमारी? ये इस ड्राफ्टिंग में जो हमने मांग की है, एक तो है आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जांच की और संपत्ति जब्त करने की। दो निवेदन सर इसमें कर लिए, इसमें हमने इस आवेदन के ड्राफ्टिंग में। अब हम इसमें देखते हैं तीसरी ड्राफ्टिंग है हमारी क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति। जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे उसके बाद, तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है ऊपर वही है सर, नाम पता पूरा और एफआईआर नंबर वगैरह, वादी और अभियुक्त गण के नाम, और उसके बाद बीच में लिखना है क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकृत करने एवं समुचित आदेश हेतु माननीय न्यायालय निवेदन है कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट तथ्यहीन, विधि विरुद्ध तथा अपूर्ण जांच पर आधारित है। रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना न्याय के हित में नहीं होगा। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अनदेखी की गई है, जैसे अभियुक्त के बैंक खातों की जांच व जब्ती नहीं की गई। दूसरा, 27 लाख रुपए अन्य खाते से ट्रांसफर हुए, उस खाते की भी जांच नहीं की गई। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं लिए गए। चौथा, सिक्योरिटी, प्रोमिसिंग डेटा, पासबुक, यूपीआई स्क्रीनशॉट आदि भी जब्त नहीं किए गए। पांचवा, अधिकारी ने धारा 106 और 107 बीएनएसएस के अनुसार जब्ती का आवेदन भी नहीं दिया। अतः निवेदन है कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकृत करें प्रार्थना में। दूसरा है माननीय न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर अभियुक्तों को समन करे। और सुप्रीम कोर्ट का जो है भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का भी हवाला इसमें लिखा है। यह धारा 193 बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस को आगे की जांच, जिसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दें। चौथा प्रार्थना है इसमें जांच अधिकारी को निर्देश दें कि अभियुक्तों के सभी बैंक खाते, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई डेटा, संबंधित मोबाइल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि सब जब्त करें। ये मैंने लिख दिया, आप जो जब्त कराना चाहते हैं आप वो लिख दें। नीचे दिनांक आ गया सर हमारा, और ये हो गया हमारा परिवादी और वकील साहब के दस्तखत हो गए। उसके बाद सर ये जजमेंट है। जिस जजमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको, जिस जजमेंट में महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है, भगवान सिंह बनाम पुलिस आयुक्त मान्य 25 अप्रैल 1985 का है। इसकी सरल व्याख्या को भी हम देख लेते हैं सर, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट भी किया है जजमेंट को। तो मैं सिर्फ सरल व्याख्या आपको बता देता हूँ जो हमारे वीडियो के टॉपिक से संबंधित है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है ये। इसकी जो सरल व्याख्या सर जो चालू होती है यहाँ से होती है निष्कर्ष में। निर्णय दिनांक 25 अप्रैल 1985, बेंच न्यायमूर्ति पी एन भगवती बस ये सर जजमेंट की सरल व्याख्या कर दूं मैं, उसके बाद फिर मैं वीडियो यहीं क्लोज करूंगा। जानकारी तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। सिर्फ मैं जजमेंट से आपको परिचित करा देता हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो इसमें जो बेंच न्यायमूर्ति पी एन भगवती, अमरेंद्र नाथ सेन, डीपी मदन, इसमें जो मुख्य निष्कर्ष है, नंबर 1 है क्लोजर रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने वाले को नोटिस देना अनिवार्य है। यदि पुलिस धारा 173 सीआरपीसी के तहत क्लोजर रिपोर्ट, वो वर्तमान में सर 193 हो गया है बीएनएसएस 2023, आप ध्यान रखिएगा। मैंने ऊपर लिख दिया है कि जगह ई बुक में यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। नो ऑफेंस रिपोर्ट दाखिल करती है और मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार कर प्रक्रिया समाप्त करना चाहते हैं, तो एफआईआर दर्ज कराने वाले सूचना इन्फॉर्मेंट को नोटिस देना आवश्यक है। बिना नोटिस दिए मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात बताइए। दूसरी है सूचक को सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ हियरिंग। सूचक को अवसर दिया जाएगा कि वह यह बता सके कि अपराध हुआ है और क्लोजर रिपोर्ट गलत है। उसको सुनने के लिए इसे नोटिस दिया जाएगा। यह अधिकार प्राकृतिक न्याय, नेचर जस्टिस के सिद्धांत में भी संरक्षित है। ये जजमेंट की सरल व्याख्या मैंने लिखी है सर, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ ई बुक पीडीएफ के अंदर। तीसरा है मृतक के परिजन या घायल व्यक्ति को नोटिस देना अनिवार्य नहीं। यदि वे सूचक नहीं है तो उनको नोटिस देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वे उपस्थित हो जाए तो मजिस्ट्रेट उन्हें सुनने के लिए बाध्य है। मजिस्ट्रेट चाहे तो अपने विवेक से मृतक के परिजनों को नोटिस दे सकते हैं। जब मजिस्ट्रेट साहब क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त स्वयं ही कर रहे हैं, तब ऐसी दशा में उसको नोटिस नहीं भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने सोच लिया है कि क्लोजर रिपोर्ट हमें अगर खारिज करना है, तो फिर उसको अनिवार्य है उसको सुना जाना, उसकी आपत्ति को। चौथा है सर मजिस्ट्रेट के पास क्लोजर रिपोर्ट मिलने पर 3 विकल्प होते हैं। ये इस फैसले में बताया है, जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हो, फिर भी मजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प होते हैं। इस जजमेंट में बताया है क्या विकल्प होते हैं। नंबर 1 है सर रिपोर्ट स्वीकार करना और कार्रवाई समाप्त करना। नंबर 2 है रिपोर्ट से असहमति जताना और आरोपियों पर संज्ञान लेकर प्रक्रिया जारी रखना। नंबर 3 है पुलिस को आगे की जांच का आदेश देना,
सेक्शन 156(3) सीआरपीसी वर्तमान में प्रावधान धारा 175(3) बीएनएसएस 2023 में दिए गए। ये तीनों अधिकार उनको दिए गए हैं। इसमें बताया गया है पांचवा, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी नहीं है। जजमेंट में यह भी बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधे नहीं है, वे स्वतंत्र रूप से तय करेंगे कि अपराध बनता है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है और अंत में लाइन है इसमें कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले एफआईआर दर्ज करने वाले को नोटिस देना अनिवार्य है। बिना नोटिस रिपोर्ट स्वीकार करना कानूनन गलत है। और उसके बाद सर ये पूरा जजमेंट भी मैंने इसमें लिखा है। अब ये मैंने आपको मुख्य बातें बता दी, फिर कभी मैं इस जजमेंट पे स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जब पूरे जजमेंट की और भी व्याख्या मैं बारीकी के साथ आपके लिए करूंगा। आप देख रहे हैं ये एक सुधीर रंजन मोहते का भी है सर। ये इसमें भी जांच एजेंसी ने अपनी जांच में त्रुटि की और उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय ने माना कि मूल जांच त्रुटिपूर्ण थी और प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत थी। ये भी सर इसी मामले से रिलेटेड है। और उसके बाद सर फिर यहाँ से होते हैं हमारे अध्याय चालू, प्रस्तावना। अभी अध्याय का ऊपर से परिचय करा देता हूँ सर मैं आपको। जहाँ से अध्याय चालू हुए शार्ट में आपका परिचय करा देता हूँ ई बुक से। हमारे जो वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित तो मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अध्याय 1 में सर ये ई बुक पीडीएफ में प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इन टॉपिकों पर वीडियो बनाऊंगा। प्रस्तावना में विषय का उद्देश्य, महत्व, एफआईआर के बाद पुलिस जांच का वास्तविक उद्देश्य, क्लोजर रिपोर्ट, खारजा रिपोर्ट का अर्थ, भारतीय दंड व्यवस्था में जांच की निष्पक्षता का सिद्धांत, गलत क्लोजर रिपोर्ट की समस्या और वास्तविक अनुभव व कारण। ये अध्याय 1 में हो गया। अध्याय 2 में सर कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क, इसमें एफआईआर के बाद पुलिस की जिम्मेदारियां और धारा 173(2) और अंतिम रिपोर्ट का सिद्धांत, धारा 173(8), ये इसमें मैं सर मैंने इसके अंदर वो उनकी वो धाराएं भी लिखी हैं जो बीएनएसएस की, यहाँ मैंने नहीं लिखी है। आप उसको उधर से देख लेना, चूंकि अधिनियम अभी अभी 2024 में लागू हुआ है। पुलिस के अधिकारों की सीमाएं, धारा 175 आदि, क्लोजर रिपोर्ट एबीसीडी 4 प्रकार की बताई गई है। एफआईआर के बाद पुलिस क्या नहीं कर सकती, विधिक प्रतिबंध, पीड़ित पक्ष का अधिकार, मजिस्ट्रेट की शक्तियां, ये सब अध्याय 2 में है सर। अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 कुल लगभग 7 फैसले सर इसमें, और 4 मैंने आपको पढ़ के अलग बताए हैं, वो अभी इस पीडीएफ में मैंने शामिल नहीं किए हैं। वो कोर्ट में मैंने सूची अनुसार पेश कर दिए थे। आप देख रहे हैं जो लिस्ट इसकी बना के मैंने मेरे पक्षकार की तरफ से कोर्ट में जैसे आपको पेश कर दी है। और ये भी जो आपको पढ़ के बता रहे हैं इनकी भी सर ये लिस्ट इस प्रकार से सूची अनुसार मैं मेरे केस में पेश कर चुका हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि इंशाल्लाह मेरे पक्षकार को न्याय प्राप्त होगा और इस प्रकार की जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई है वो जरूर खात्मा खारिजा होगी। ये सभी जजमेंट है अध्याय 3 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई है वो जरूर खत्म होगी, जरूर निरस्त होगी। ये मेरा कहने का मतलब था। अध्याय 4 में व्यवहारिक मार्गदर्शन और उदाहरण है सर, इसमें भी बहुत कुछ है लिखा हुआ। अध्याय 5 में वास्तविक केस स्टडी 420 के मामले में पुलिस की गलत खारिजी रिपोर्ट का विश्लेषण। और अध्याय 6 में धोखाधड़ी, आपराधिक न्यास भंग एवं पुलिस द्वारा अपर्याप्त अनुसंधान, एक विस्तृत प्रकरण अध्ययन, ये भी इसमें है। और एक डिस्क्लेमर भी है सर इसके बाद। ये आप देख रहे हैं ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है ये ई बुक पीडीएफ के अंदर। और तकरीबन 126 पन्ने हैं सर इस पीडीएफ के अंदर, लेकिन ई बुक में, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनेगा तो कुछ पन्ने इसमें कम हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये सब कुछ ये जानकारी जो मैंने बताई इस पीडीएफ के अंदर से ही दी है। और मैं चाहता सर इसको तो सिर्फ धाराओं के साथ ही वीडियो बनाकर आपको बता देता, लेकिन मैंने एक रियल घटना को इसमें शामिल किया है सर, जो प्रैक्टिकली मेरे द्वारा फेस की जा रही है, मेरे पक्षकार के द्वारा फेस की जा रही है। और ये परेशानी पूरे भारत देश में हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों की भी सर समस्या हो सकती है। आपने देखा होगा कंपनी के नाम पे ठगी करने के हमारे सामने कितने हजारों और लाखों मामले आते हैं। उसमें कई बार तो पुलिस के द्वारा एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, व्यक्ति परेशान होता है और यहाँ तो एफआईआर लिख ली, इतने कुछ कोशिश और मेहनत के बाद उसके बाद क्लोजिंग रिपोर्ट भी दे दी। भाई क्लोजिंग रिपोर्ट तो तब दी जाएगी जब आरोपी अज्ञात है। यहाँ तो आरोपी के नाम, पते, फोटो, मोबाइल नंबर, घर का मकान नंबर, गली नंबर तक सब कुछ लिख के दे दिया फरियादी ने थाने में हमारे पक्षकार के द्वारा। तो ये स्थिति तो एक अलग है। और अज्ञात क्या, सभी ज्ञात है यहाँ तो। और ये भी नहीं है कि ट्रांजेक्शन कोई नगद दिया हाथ में तो पुलिस ये कहे
कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने पैसा दिया ही नहीं, ने वो उनके खाते में मौजूद, खाते से वो उन्होंने वहां भेजा, वहां से निकाल के या तो घर रख लिया या दूसरे खातों में दे दिया। पुलिस चाहती तो वो जब्त कर सकती थी, मुलजिमों को गिरफ्तार कर सकती थी, बैंक के सभी खाते, चेकबुक, पासबुक सब गिरफ्तार जब्त करके कोर्ट में पेश कर सकती थी। और जिस प्रकार से उन्होंने वो 8,36,000 वाले फरियादी से राजीनामा किया, उसके हाथ हाथ जोड़े, पांव पड़े उसके, और किया कि भैया ये पैसे ले तुम्हारे 8,36,000 और केस में ये खत्म करवा ले, उसने लिख के दिया जब कहीं जाके उसकी जमानत हुई। अब यहाँ वो स्थिति यहाँ भी बनती, लेकिन जब अभियुक्त गण की एफआईआर ही खात्मा खारिजा हो गई, तब भला वो पैसे क्यों देंगे वापस? और अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने भी भला क्यों खात्मा खारिजा लगा दिया? अब ये एक अलग विषय है, ये सब न्यायालय देखेगा, न्यायालय जांच करेगा। तो ये बहरहाल हमारे सामने सर अधिकार मौजूद है, और हमारे सामने आपत्ति भी करने का अधिकार मौजूद है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी मौजूद हैं। तो आज का वीडियो सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित था हमारा, कि क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है? जी हाँ, दे सकती है, लेकिन जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए? तो सारी डिटेल जानकारी सर मैंने आपको वीडियो में दे दी है। पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पेश कर सकती है सर, बिल्कुल, या तो वो चार्जशीट पेश करेगी पूरा चालान, या फिर क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट में नोटिस दिया जाएगा, फरियादी को, रिपोर्टकर्ता को उसके बयान लिए जाएंगे और उसको क्लोज कर दिया जाएगा। एक मेरे ही परिचित मामले में देखने में आया था, जब ये क्लोजर रिपोर्ट का मामला जब मेरे सामने आया, तो मैंने मेरे कुछ अधिवक्ता साथियों से भी संपर्क किया। तो मेरे एक साथी वकील साहब बता रहे थे कि उन्हीं के पास में एक इस प्रकार का मामला था कि रात को मोटरसाइकिल लूटने का प्रयास किया गया। वो झूंगा झटकी में उनके सिर पे मारा गया, उस फरियादी को। तो 3 टाके आए, उसने रिपोर्ट लिखाई, अंधेरे में मुलजिम भाग गए, मोटरसाइकिल वो नहीं ले जा पाए, अब मुलजिम भाग गए। अब मुलजिम अज्ञात थे, पुलिस ने जांच चालू की, ना तो मुलजिमों को पता लगा और ना कोई सबूत लगा। अंत में फिर पुलिस ने खात्मा खारिजे की सूचना कोर्ट में दी। पुलिस डायरेक्ट खात्मा खारिजा खुद नहीं कर सकती, ये जज साहब करेंगे। इस मामले में तो पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा ही खात्मा खारिजा करके दे दिया गया। ठीक है, वो जज साहब देखेंगे, अब जो भी स्थिति बनेगी उसको स्वीकार करते हैं क्या स्वीकार करते हैं। तो उस स्थिति में फिर वो हमारे जो वकील साहब के द्वारा मुझे बताया गया था, ये प्रैक्टिकल जानकारी में इसलिए बता रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं हम ला के क्षेत्र के अगर किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसको हम पूरी गहराई से समझें हम। और गहराई से समझने का सबसे अच्छा मैदान है प्रैक्टिकल। हम कभी तालाब किनारे बैठकर तैरना नहीं सीख सकते, हमें तालाब में उतरना पड़ेगा। और उतरने के बाद सिर्फ घुटन घुटन पानी में हम खड़े हो जाएं तब भी हम तैरना नहीं सीखेंगे, हमें थोड़े से पानी में जाना होगा जहां हमारे हाथ पांव चल जाएं और हम डूबे नहीं जहां पे, और वहां फिर आपको प्रैक्टिस करना होगी जब तक आप तैरना नहीं सीख जाए। तो इसी प्रकार से हमारे लॉ के टॉपिक भी हैं, ये हम जब इसको प्रैक्टिकली देखते और समझते हैं तो ये हमारे दिल में उतर जाती हैं बातें, हमारे दिमाग में समा जाती हैं। हमें किसी किताब को खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। मैं वीडियो इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ, यदि आपसे रात में भी उठा के पूछे कि भाई क्या कार्रवाई करना है, तो आप मेरा वीडियो और ई बुक पीडीएफ देखने के बाद सोच समझ सकें, बता सकें क्या इसमें ये हमारे सामने रास्ते उपलब्ध हैं। तो वो जब 3 टाके भी आए और अज्ञात भी था, तब कहीं जाके फरियादी के बयान लेकर उस रिपोर्ट को निरस्त किया गया, उनके द्वारा, वकील साहब के द्वारा मुझे बताया गया। तो वो उनका भी यही कहना था और अन्य अधिवक्ता गण का भी यही कहना था कि आपके पक्षकार के साथ ये अनजस्टिस हो रहा है, आप आपत्ति करें। और हमारे द्वारा आपत्ति भी की गई है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पक्षकार को जरूर कामयाबी और सफलता मिलेगी, और उसके 28 लाख रुपए डूबने से भी बचेंगे, और ऐसे बेईमान और चोरों को जरूर सजा होगी। और समाज में आप भी जागते रहें, सचेत रहें, इस प्रकार के ठग, बदमाश और बेईमान किस्म के लोग कहीं आपके मोहल्ले में ही आसपास नहीं घूम रहे हैं, इस बात पे भी आप ध्यान रखें। और यदि इस प्रकार की घटना पाई जाती है तो ऐसे लोगों को फौरन भगा दें, जो लोगों के पैसे ठगने के लिए कंपनी के प्रभारी अधिकारी मैनेजर बनकर आते हैं और पैसे लेकर वो भाग जाते हैं। और जब उनसे पैसे वापस मांगे जाते हैं तो कुछ समय तो बहाना बनाते हैं ताकि टाइम खींचते रहें हम, लंबा समय खिंच जाएगा तो केस कमजोर हो जाएगा। ये थोड़े से पैसे दे दिए और फिर सालों ये हम उनको चलाते रहेंगे, तो होशियार हो जाएं, फौरन आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करें। यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो आपके सामने 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उपलब्ध मौजूद है। आप वकील साहब से संपर्क करें और आपके सारे ग्राउंड के आधार पर प्राइवेट आवेदन कोर्ट में जज साहब को दें, वहां आप गवाह सबूत कराएं, जज साहब वहां से आदेश दे देंगे थाना प्रभारी को
कि इस केस में पूरी जांच रिपोर्ट करके हमारे सामने पेश करें, फिर जज साहब डिसाइड करेंगे उसमें आगे का आपके रिकॉर्ड और गवाह सबूत के। तो आपके पास उपलब्ध मौजूद है, आपके पास कई साधन और अवसर मौजूद हैं। आप हाथ पे हाथ रखकर ना बैठे, ना आप डरे, ना आप घबराएं। मेरा वीडियो का भी बनाने का भी मकसद यही है सर, कि जब किसी व्यक्ति के साथ फोर्जरी होती है, धोखाधड़ी होती है, तो एक तो उसको उसके पैसे जाने का गम होता है, तीसरा वो मुलजिम खुले आम घूम रहे हैं सीना ताने, धमकी अलग दे रहे हैं, लड़ने पर अगर आमादा है। वो मतलब उसकी जो मानसिक पीड़ा है सर, वो इतनी असहनीय होती है कि यदि वो मुलजिम कहीं ना कहीं जेल की सलाख के पीछे पहुंच जाए, तो उसको कहीं ना कहीं तो कुछ संतुष्टि उसके दिल को मिलती है कि हाँ, इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की और बेईमानी की और आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उसे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है, और उसके बाद उसके वसूली के भी प्रावधान है सर। जब अदालत के द्वारा उनको दोषी ठहरा दिया जाता है सब गुण दोषों के आधार पर, तब वो उससे वसूली के भी उसमें प्रावधान दिए गए। 357 के तहत वसूली की भी कार्रवाई की जा सकती है उसमें स्वतंत्र। हालांकि ये तो धोखाधड़ी का मामला है सर, सीधा सा वो इंटेंशन ही धोखाधड़ी कर लेकर आए थे, शुरू से बुनियादी धोखाधड़ी की थी। उनकी पूरी प्लानिंग, उनका पूरा फ्रॉड का तरीका, पूरा सुनियोजित संगठित अपराध, पूरा धोखाधड़ी के ही अपराध का था। और इसी प्रकार का एक और अन्य अपराध जो 8,36,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई, एक और व्यक्ति के साथ 2,37,500 की धोखाधड़ी की गई, मेरे पक्षकार के साथ 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। तो कुल 3 आपराधिक रिकॉर्ड उनके मौजूद थे, पुलिस थाने में भी मौजूद थे। मतलब थाना प्रभारी महोदय को ये दिखाई नहीं दिए सर कि ये 3-3 अपराध इनके ऊपर मौजूद हैं। उनको पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दिए। अब जज साहब तो देखेंगे, हमने वहां आपत्ति ले ली है। और 1 साल तक उससे ऊपर मेरा पक्षकार ने इंतजार किया कि पुलिस अब जांच करेगी, अब रिपोर्ट पेश करेगी, अब जांच करेगी। तो वो अब जांच करना, अब रिपोर्ट पेश करना, तो ऐसी रिपोर्ट पेश करेगी पूरा खात्मा खर्चा कर दिया उसका, खारिजा रिपोर्ट, खत्म रिपोर्ट। तो अब आप क्या करोगे साहब? वो दुखी तो इतना है पक्षकार मेरा कि मैं क्या बताऊं सर आपको। लेकिन अब ठीक है सर, हालात और समय और परिस्थितियां, हमें ऊपर वाले पे जरूर भरोसा रखना चाहिए। और न्याय हमेशा प्राप्त होता है, सच के साथ है। सच को ना तो कोई दबा सकता है ना मिटा सकता है। एक अदालत, उसके बाद ऊपर की अदालत, उसके बाद ऊपर की अदालत, जेएमएफसी, एडीजे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कई प्रकरणों में आपने भी देखा होगा कि निचली कोर्ट ने भले ही कुछ भी फैसला दिया हो, ऊपर वाली कोर्ट ने बदल के उसको दे दिया। तो आप हिम्मत ना हारें। मेरे ऑल इंडिया के मेरे सभी व्यूवर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि आपके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ भी अन्याय हुआ है, और ये इतनी सारी घटनाएं जो डिटेल में मैंने बताई, आप भी इनका प्रैक्टिकली सामना यदि आप कर रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, आप अपना प्रयास जारी रखें। वो कानूनी प्रावधान जो मैंने आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से बताए हैं, और जो मैंने आपको बुक के अंदर से बताए हैं, उनका इस्तेमाल आप करें, वकील साहब से मिलें और कानूनी कार्रवाई करने में पीछे ना हटें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है, उसके बाद भी आपके हाथ में मायूसी लगे। जैसे कि मेरे पक्षकार की पहले तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही थी, और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खात्मा खर्चा आ गया। तो भी आप हिम्मत ना हारें। आपकी ऑल इंडिया के जितने भी लोग इस प्रकार से पीड़ित और परेशान हैं, उनके लिए मैं मोटिवेशन के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये कविता है, अमिताभ बच्चन साहब के जो पिताजी हैं। बहुत खूबसूरत कविता उन्होंने लिखी है एक आदमी के अंदर हौसला बढ़ाने के लिए, कि आदमी के अंदर जब हौसला टूटने लगे, तो आओ इस प्रकार से अपना हौसला बढ़ाए, और हौसला बढ़ेगा तभी कदम बढ़ेंगे। अगर हौसला टूट गया तो सब कुछ मिट गया सर। हौसला बड़ी चीज है, अपना हौसला कभी ना टूटने दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मतलब मोतियां मोती मिल जाते हैं उसको। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी जो पीड़ित लोग हैं, किसी भी प्रकार से अगर वो पीड़ित हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हिम्मत ना हारे। मैंने जो आपको मोटिवेशन लाइन बताई है, इससे अपना हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। अदालतों में भी मैंने देखा है सर, और आपने भी देखा होगा, कई मुकदमे ऐसे होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निचले सभी न्यायालयों के फैसलों को निरस्त कर दिया गया, और एक नया ही फैसला फरियादी के पक्ष में दे दिया गया।
तो न्याय कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। सवाल इस बात का है कि आप कोशिश करते हैं या घर बैठ जाते हैं। अगर आप घर बैठ गए तो आपका हाथ पकड़कर कोई इंसाफ दिलाने नहीं आएगा। जैसे कि मेरे पक्षकार के 28 लाख रुपए, वो अगर घर बैठ जाएगा तो डूब गए। कोशिश हमारी जारी है और उम्मीद है कि उसको जस्टिस मिलेगा, उसको उसका पैसा मिलेगा और मुलजिमों को सजा भी मिलेगी। तो होशियार रहें, जागते रहें, सचेत रहें। मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि आपके साथ जीवन में इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटना ना हो, जिस प्रकार की घटना मेरा पक्षकार के द्वारा सामना किया गया, जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया। होशियार रहें, जागते रहें, सचेत रहें। ऐसे फ्रॉडी किस्म के लोगों को गो बैंड गान करते हैं, भगा दें। हमारे इलाके में, एरिया में, घर के आसपास, गली मोहल्ले में भी नहीं दिखना चाहिए। कि दिखते हैं तो उनसे कह दो कि दोबारा इधर ना आना आप। और अगर वो नहीं मानते हैं तो पुलिस थाने में आप शिकायत भी दर्ज कराएं सर। तो इस प्रकार से आज के वीडियो से रिलेटेड मैंने सर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है। क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है? जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए? पूरी डिटेल जानकारी सर मैंने दे दी है, विथ साइटेशन दिए, आवेदनों की ड्राफ्टिंग के साथ दिए। 5 प्रकार के आवेदन की ड्राफ्टिंग मैंने दी है, जो इस प्रकार का पीड़ित पक्ष उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।